इंसानों से अलग होता है। धुएं में घिरी आकृति ने धीरे धीरे समझाया, ये शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, शरीर को मजबूत किया जाता है, जिससे वो और अधिक ताकतवर हो जाता है। अंततः वो बिंदु आता है जहां पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा को मुक्त करने के काबिल बन जाता है, न कि सिर्फ हाथ। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से से भाग्य चक्र को तुरंत मुक्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रथम स्तर के महायोगी बन गए हैं। शट कन्नौजिया ने धुएं में घिरी आकृति की बात ध्यान से सुनी, गहराई से सोचा और फिर कहा, तो अगर मैं अपनी शक्ति जल्दी बढ़ाना चाहता हूं, तो सबसे तेज रास्ता शरीर प्रशिक्षण मैदान में जाना है। बिल्कुल सही। धुएं में घिरी आकृति ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम इस तरह का दर्द सहन कर सकते हो? मैंने इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक चीजें झेली हैं। शट कन्नौजिया ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम हमेशा बेहोश हो जाते हो। धुएं में घिरी आकृति ने सिर हिलाते हुए कहा, पिछली बार तुम 5 मिनट तक ही टिक पाए, फिर लगभग पूरा दिन आराम किया। इस तरह की साधना समय की बर्बादी है। शट कन्नौजिया ने माथा सिकोड़ा, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तो क्या मुझे हर बार बेहोश होने से पहले बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए और फिर वापस जाना चाहिए? इंसान की इच्छा शक्ति सीमित होती है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से नियंत्रित कर सको। थोड़े से आराम में तुम कितनी इच्छा शक्ति वापस पा सकते हो? धुएं में घिरी आकृति ने फिर से सिर हिलाया, तो मुझे क्या करना चाहिए? शट कन्नौजिया भी निराश था। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो जल्दी साधना कैसे कर सकता था? धुएं में घिरी आकृति ने शट कन्नौजिया के नाखुश चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, शरीर प्रशिक्षण मैदान में तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने में क्या मदद करता है? क्या? शट कन्नौजिया चौंका और बोला, यह हृदय अग्नि है। तो फिर उन आगों में सबसे ताकतवर कौन सी है? धुएं में घिरी आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। शट कन्नौजिया का शरीर कौंप उठा। फिर उसे कुछ समझ आया और उसने तुरंत पूछा, क्या आपका मतलब है कि मेरी नवस्वर्ग पवित्र अग्नि हृदय अग्नि को दबा सकती है? बिल्कुल सही। धुएं में घिरी आकृति शट कन्नौजिया की प्रतिक्रिया से काफी संतुष्ट हुई और बोली, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए हृदय अग्नि का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा कि शरीर को मजबूत करने के कई तरीके हैं। यह सुनकर शट कन्नौजिया चौंका। फिर उसने आदरपूर्वक कहा, कृपया मुझे समझाइए। धुएं में घिरी आकृति ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, हृदय अग्नि वास्तव में एक खास किस्म की ज्वाला है। यह आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना मानव शरीर में प्रवेश कर सकती है। हृदय की अग्नि पांचों आंतरिक अंगों में बहकर अपना काम करती है। हालांकि इस तरीके की कुछ कमियां भी हैं। हृदय अग्नि से मजबूत शरीर में शारीरिक रूप और दिव्य ऊर्जा दोनों में आग के तत्व का कुछ हिस्सा आ जाता है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में आग के रूप का अभ्यास करना ही सबसे अच्छा है। अन्य रूप उतने असरदार नहीं होंगे। निश्चित रूप से न सिर्फ हृदय अग्नि, बल्कि शरीर को मजबूत करने के अन्य तरीकों में भी यही समस्या है। इसलिए बड़े संप्रदायों में लोगों के लिए शरीर को मजबूत करने के 5 अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं। बस ये विद्यालय बहुत छोटी है और यहां सिर्फ एक ही तरीका है। और तुम? धुएं में घिरी आकृति ने आखिरकार शट कन्नौजिया की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास 2 भाग्य चक्र हैं, इसलिए तुम सिर्फ एक तरीके से अपने शरीर को मजबूत नहीं कर सकते। तुम्हें इसे एक साथ मजबूत करने के लिए आग और पानी दोनों की जरूरत है। मैं ये कैसे करूं? शट कन्नौजिया ने गंभीरता से पूछा। ये आसान है। तुम्हारे अंदर मौजूद नवस्वर्ग पवित्र अग्नि और अतिशीत बर्फ सबसे बेहतरीन शक्तियां हैं, और इन्हें पाने के बाद इनका असर दुनिया में सबसे शुद्ध और पूर्ण होता है। धुएं में घिरी आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर को ताकत देने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यह प्रक्रिया हृदय अग्नि जलाने से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। कोई बात नहीं। शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं और उसने तुरंत कहा, जब तक इससे मेरी शक्ति बढ़ती है, थोड़ा दर्द कोई मायने नहीं रखता। शट कन्नौजिया का दृढ़ संकल्प देखकर धुएं में घिरी आकृति की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। 12 साल के बच्चे में इतनी दृढ़ता होना सिर्फ प्रतिभा से संभव नहीं था, और इससे उस आकृति का लड़के पर भरोसा और बढ़ गया। भले ही तुम अभी सो रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे शरीर को मजबूत करूंगा तो तुम्हें असहनीय दर्द होगा। तुम्हें मेरे सामने इसे सहने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि एक बार जब तुम अपना संयम खोकर बेहोश हो जाओगे तो तुम जाग जाओगे। धुएं में घिरी आकृति ने गंभीरता से कहा, फिर तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द होगा और दोबारा सोना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। शट कन्नौजिया ने जोर से सिर हिलाया और कहा, इस बार मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होऊंगा। धुएं में घिरी आकृति ने फिर कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और दूर से शट कन्नौजिया की ओर देखा। धड़ाम! पल भर में शट कन्नौजिया ने अपने दिल में जोरदार धड़कन महसूस की
मानो कुछ जाग उठा हो। धड़ाम, एक और जोरदार धड़कन हुई, जिसके बाद शट कन्नौजिया ने अपने दिल के दोनों ओर से एक बेहद गर्म और एक बेहद ठंडी लहर को बहते हुए महसूस किया। पल भर में हर धड़कन के साथ दोनों शक्तियां उसके पूरे शरीर में बहने लगीं। ठंड और गर्मी एक साथ मिल गईं, मानो हर जगह फैल गई हो, जिससे शट कन्नौजिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या यह ठंड थी या गर्मी? शट कन्नौजिया को अब फर्क समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास समय भी नहीं था। दोनों ही हालत में उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लगभग तुरंत ही शट कन्नौजिया घुटनों के बल बैठ गया और चीखने लगा। 2 दिन बाद भोर होते ही शट कन्नौजिया नींद से जागा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून भरी नींद का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो ठंडे पसीने से तरबतर था और उसका रंग कागज की तरह पीला पड़ गया था। वो बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके लिए सोना अब एक बुरे सपने की शुरुआत मात्र था। बर्फ और आग दोनों का अनुभव करना उसकी हृदय अग्नि जगाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। कई दिनों तक शट कन्नौजिया बार बार सोता और जागता रहा। आखिरकार उसने 2 दिन तक अपने शरीर को मजबूत करने का परिश्रम पूरा किया। बेशक यह तो बस शुरुआत थी। धुएं में घिरी आकृति ने कहा था कि शरीर को मजबूत करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, जो काफी हद तक किसी की भविष्य की क्षमता को तय करता है। इसलिए शरीर को मजबूत करने की साधना धीरे धीरे करनी पड़ती है। उसकी मदद से भी महायोगी स्तर तक पहुंचने में शायद अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि उसकी मेहनत रंग लाई। 2 दिन की अमानवीय साधना के बाद धुएं में घिरी आकृति ने उसे बताया कि वो दूसरे स्तर का दिव्य साधक बन गया है, लेकिन शक्ति के मामले में 3 भाग्य चक्रों से युक्त होने के कारण वह निश्चित रूप से इस स्तर तक सीमित नहीं है। इसके अलावा 2 दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद शट कन्नौजिया अब अपने भाग्य चक्रों को तेजी से मुक्त कर सकता था। हालांकि यह पूरी तरह से तुरंत नहीं था, लेकिन उन्हें मुक्त करने में उसे केवल 3 सेकंड लगते। गहरी सांस लेते हुए शट कन्नौजिया बिस्तर पर बैठ गया, अपनी हथेली को देखा और उसे कसकर भींच लिया। ताकत का एहसास अद्भुत था। उठकर और खुद को संभालने के बाद शट कन्नौजिया बाहर चला गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन धोने के बाद खून के धब्बे गायब हो गए थे। सड़क पर चलते हुए वो कक्षा की ओर नहीं गया, बल्कि विक्रम के छात्रावास की ओर चल पड़ा। छात्रावास का इलाका बड़ा था, और जब वो विक्रम के कमरे के सामने पहुंचा तो विक्रम अभी अभी बाहर निकला था, जिसके चारों ओर कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। विक्रम ने शट कन्नौजिया को तुरंत देख लिया और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। जल्द ही विक्रम के आदमियों ने शट कन्नौजिया को घेर लिया, लेकिन शट कन्नौजिया ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। वो बस चुपचाप भीड़ के बीच खड़ा रहा, विक्रम को अपनी ओर आते हुए देखता रहा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, विक्रम ने शट कन्नौजिया के पास आते हुए व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम यहां आने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? शट कन्नौजिया ने विक्रम के क्रूर चेहरे को देखा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने सीधे कहा, अमन और बाकी लोगों का तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का निजी मामला है। इसमें किसी और को मत घसीटो। विक्रम चौंका और शट कन्नौजिया को घूरने लगा। अगर शट कन्नौजिया की बात सच थी और अमन व उसका गिरोह अब उसका विरोध नहीं कर रहे थे, तो ये अच्छी बात थी। हालांकि उसका परिवार ताकतवर था, फिर भी ये ताराग्नि विद्यालय था। विद्यालय एक तरह से सर्वोच्च संस्था थी, जिसने कई ताकतवर महायोगी तैयार किए थे, और उसका परिवार यहां लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अमन और उसके गिरोह के मुसीबत न खड़ी करने से उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, विक्रम ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। और तुम्हारा क्या? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके आसपास मौजूद सभी लोग एक कदम आगे बढ़ गए, जिससे माहौल और भी घुटन भरा हो गया। सबके दबाव के बावजूद शट कन्नौजिया अविचलित रहा और शांत भाव से बोला, हमारा मामला हमेशा के लिए सुलझ सकता है। मैंने सुना है कि हर महीने के अंत में शिकायत सभा होती है। क्यों न हम इसे वहीं सुलझा लें? शिकायत सभा? ये 3 शब्द सुनकर सभी लोग भौहें चढ़ा बैठे। शिकायत सभा ताराग्नि विद्यालय का एक बहुत ही खास आयोजन था, जो हर महीने के आखिरी दिन होता था। इसका उद्देश्य सीधा साधा था। किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत हो तो दोनों पक्षों की सहमति से वो मंच पर आकर द्वंद्व युद्ध कर सकता था, जिसे पूरा विद्यालय देखता था। विद्यालय के भीतर यही एकमात्र वैध द्वंद्व था। शिकायत सभा के मंच पर दांव लगाए जा सकते थे। जीत हो या हार, सभी दुश्मनी मिटा दी जाती थी। विक्रम ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसने पहले ही दिन दोपहर में अपनी दिव्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक प्रकट कर दिया था, जिससे वो माधुरी के बाद नए छात्रों में दूसरा सबसे तेज बन गया था। अब तक उसने इस बच्चे के बारे में नहीं सुना था जिसने अपनी दिव्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक प्रकट किया हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई
उससे द्वंद्व युद्ध करने की। लड़के, शिकायत सभा में जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। अपने से आधे सिर छोटे शट कन्नौजिया को नीचे देखते हुए धमकी भरे लहजे में पूछा, क्या यही तुम चाहते थे? शट कन्नौजिया ने विक्रम को शांत आंखों से देखा और उदासीनता से कहा। यह सुनकर विक्रम और ज्यादा भौहें चढ़ा बैठा। वो मूर्ख नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने शट कन्नौजिया की आंखों में ध्यान से देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि दूसरा क्या चाल चल रहा है। लेकिन चाहे वो कुछ भी देखे, शट कन्नौजिया की आंखों और चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। क्या वो ज्यादा सोच रहा था? विक्रम ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि शट कन्नौजिया शायद मार खाकर इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहता है। बेचारे बच्चे के पास भला क्या चाल हो सकती है? यह सोचकर उसके होठों पर ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, विक्रम हंसते हुए जोर से बोला, महीने के अंत तक 11 दिन बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस समय के भीतर अपनी दिव्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक प्रकट कर लोगे। इसे इतना कमजोर मत होने देना कि मुझे तुम्हें मारने की इच्छा ही न हो। जैसी आपकी इच्छा। शट कन्नौजिया ने विक्रम की ओर देखा और कहा, फिर मुड़कर भीड़ से निकल गया। भीड़ ने शट कन्नौजिया के लिए रास्ता बना दिया और विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। छात्रावास छोड़ने के बाद शट कन्नौजिया कक्षा में नहीं गया, बल्कि सीधे शिकारी दल चला गया। धुएं में घिरी आकृति ने कहा था कि युद्ध के अनुभव की भरपाई प्रतिभा से नहीं की जा सकती। असली लड़ाई एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी ताकतवर इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। ताकतवर लोगों के हाथों पर खून इसलिए लगा होता है क्योंकि वे अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों से बच निकले होते हैं। शट कन्नौजिया के लिए अब अलौकिक प्राणियों का शिकार करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। शिकारी दल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शट कन्नौजिया को यकीन नहीं था कि रीना वहां होगी। हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने चारों ओर देखा और जब उसे वो व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, तो वो निराशा से भौहें सिकोड़ लीं। शट कन्नौजिया जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो लगभग किसी की बाहों से टकरा गया। शट कन्नौजिया ने सामने खड़ी रीना को देखा, फिर ऊपर देखा। ये व्यक्ति रीना के अलावा और कौन हो सकता था? दीदी रीना। शट कन्नौजिया जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया और कुछ शर्मिंदा होकर बोला, मैं तुम्हारे साथ अलौकिक प्राणियों का शिकार करने जाना चाहता हूं। बोलते हुए शट कन्नौजिया ने रीना के पीछे देखा। उसके पीछे कई मजबूत और तगड़े आदमी खड़े थे। उसने उनमें से ज्यादातर को पहचान लिया। वे सभी शिकार टोली के सदस्य थे। मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो और नहीं आओगे। रीना नीचे झुकी। उसका आकर्षक चेहरा शट कन्नौजिया के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उनके चेहरे एक हाथ की दूरी से भी कम थे। शट कन्नौजिया की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आ गया जिसे देखकर किसी का भी धड़कन तेज हो जाए, और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने नजरें हटाने के लिए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं नाराज नहीं हूं, शट कन्नौजिया ने गहरी सांस ली और भौहें चढ़ाते हुए कहा। शट कन्नौजिया का चेहरा देखकर रीना उसे और चिढ़ाना नहीं चाहती थी। वो खड़ी हुई, शट कन्नौजिया के कपड़ों को देखा और बोली, मैं किसी को तुम्हारे लिए कपड़े बदलने भेजती हूं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मेरी शिकार टोली के सभी लोग गरीब हैं। शट कन्नौजिया ने अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद दीदी रीना। तभी रीना ने अचानक भौहें चढ़ाकर आगे देखा। ये देखकर शट कन्नौजिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वीर प्रताप लगभग 1 दर्जन लोगों को उनकी ओर लाते हुए दिखाई दिया। ये सभी लोग एक जैसी वर्दी पहने हुए थे। हर किसी की पीठ पर एक थैला था। साफ दिख रहा था कि वे कहीं जा रहे हैं। शिकारी दल के सदस्य होने के नाते उनका अलौकिक प्राणियों का शिकार करना स्वाभाविक था। रीना, हम फिर मिले, वीर प्रताप ने कहा। उसकी आंखें रीना के सुडौल उभार और आकर्षक अंदाज पर निडरता से घूम रही थीं। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। लगता है तुम्हें भी खबर मिल गई है। वीर प्रताप को देखकर रीना को घिन आने लगी। उसकी भौहें और भी तन गईं। क्या तुम भी गंधमादन पर्वत जा रहे हो? उसने पूछा। बेशक, अग्नि क्रिस्टल कोर बहुत पैसा दिला सकता है। वीर प्रताप ने भौहें ऊपर उठाते हुए रीना को नीचे देखा। और अगर मैं इसे खुद खा लूं तो मैं पिछले कुछ महीनों का इंतजार किए बिना ही सीधे प्रथम स्तर का महायोगी बन सकता हूं। रीना का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अगर वीर प्रताप की टीम उससे इसके लिए मुकाबला करती तो उसकी सफलता की संभावना बहुत कम थी। हालांकि वीर प्रताप का चरित्र संदिग्ध था, लेकिन उसकी टीम की ताकत निर्विवाद थी। कैसा रहेगा? मेरी पत्नी बन जाओ और मैं न सिर्फ इस क्रिस्टल कोर के लिए तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि इसे पाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। कैसा रहेगा? वीर प्रताप ने हाथ बढ़ाकर रीना की ठोड़ी पकड़ने की कोशिश की। थप्पड़। रीना ने वीर प्रताप का हाथ झटकते हुए ठंडे लहजे में कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद ले सकती हूं। यह सुनकर वीर प्रताप का चेहरा उतर गया। फिर रीना के बगल में खड़े युवक को देखकर उसका भाव और भी गंभीर हो गया। पिछली बार मुझे लगा था कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें इन नौजवानों में सचमुच ज्यादा दिलचस्पी है।
इतना कहकर वीर प्रताप शट कन्नौजिया की ओर मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, लड़के, गंधमादन पहाड़ों में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, सावधान रहना कहीं तुम्हारी जान न चली जाए। वीर प्रताप की इस खुली धमकी को देखकर शट कन्नौजिया को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी। जैसे ही शट कन्नौजिया ने बोलना शुरू किया, दोनों पक्षों में तनाव चरम पर पहुंच गया। वीर प्रताप के आदमी एक साथ आगे बढ़े और रीना के कदम बढ़ाते ही उसके पीछे खड़े शिकार टोली के सदस्य भी आगे सरक आए। पल भर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। शिकारी दल के अंदर और बाहर मौजूद हर कोई उनकी ओर देखने लगा। आखिरकार एक सबसे बड़ी टीम थी और दूसरी शीर्ष 5 टीमों में से एक। इन दोनों टीमों के बीच की लड़ाई कोई मजाक नहीं थी। वीर प्रताप की क्रूर निगाहें शट कन्नौजिया पर टिकी थीं, जबकि रीना और बाकी लोग वीर प्रताप को घूर रहे थे। सबकी निगाहों के केंद्र में शट कन्नौजिया शांत खड़ा था, जरा भी नहीं हिला, बस वीर प्रताप की निगाहों में देखता रहा। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल बेहद घुटन भरा था। बहुत बढ़िया। वीर प्रताप का जमा हुआ चेहरा आखिरकार बदला। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं, इससे तुम्हारा जीवन और भी दिलचस्प हो जाता है। फिर वीर प्रताप ने सिर उठाकर रीना की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज गंधमादन पर्वत पर नहीं जाता। इतना कहकर वीर प्रताप ने बिना सिर घुमाए अपने पीछे खड़े समूह को चिल्लाकर कहा, चलो चले। एक झटके में वीर प्रताप और उसके साथी शिकार टोली के पास से गुजर गए। सभी ने शिकार टोली को घूर कर देखा। कुछ ने मुट्ठी लहराई और कुछ ने व्यंग्य करते हुए गला काटने का इशारा किया। शिकार टोली के सदस्य डरे नहीं और उन्होंने उनकी तीखी निगाहों का सामना किया। इन लोगों के दूर चले जाने के बाद ही वे मुड़े और बातें करने लगे। रीना का लगातार पीछा कर रहा एक आदमी आगे आया। उसका नाम देव था, जो शिकार टोली का उपनेता था। उसने शट कन्नौजिया के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, लड़के, अभी तुमने जो तुम भी कहा वो काफी साहसी था, मुझे पसंद आया। ये सुनकर शट कन्नौजिया मुस्कुराया, लेकिन फिर रीना की ओर देखकर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि रीना का चेहरा भी ठीक नहीं था। दीदी रीना, शट कन्नौजिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। रीना ने शट कन्नौजिया की ओर देखा, गहरी सांस ली, सिर हिलाया और बोली, मैंने ही तुम्हें इसमें घसीटा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो देर सवेर सब कुछ बिगड़ ही जाएगा। रीना की गंभीरता सुनकर सब शांत हो गए। वीर प्रताप की टीम बहुत ताकतवर थी, वे वाकई उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो फिर हम क्या करें? देव रीना के पास आया और पूछा, क्या हम आज गंधमादन पर्वत पर नहीं जा रहे हैं? रीना ने देव की ओर देखा, फिर अपने पीछे खड़े समूह की ओर। सभी ने अपना सामान तैयार कर लिया था और चलने के लिए तैयार थे। चलो, रीना ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोली, अगर हम नहीं गए तो क्या हमारी शिकार टोली हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी? फिर हम शिकारी दल में कैसे जीवित रहेंगे? बिल्कुल सही। देव ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हमें उस अग्नि क्रिस्टल कोर को हासिल करना ही होगा। 1 घंटे बाद गंधमादन पर्वत अंतहीन रूप से फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वतों को पार करने के बारे में शायद ही कभी सुना जाता है, और कई जिन्होंने उनमें गहराई तक जाने का प्रयास किया है वे पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि मैदान इंसानों का क्षेत्र है तो पहाड़ अलौकिक प्राणियों का क्षेत्र है। गंधमादन पर्वतों की सबसे बाहरी ढलानों पर शिकार टोली के सदस्य तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सभी ने वर्दी पहन ली थी, यहां तक कि रीना ने भी, जिसने अपने आकर्षक कपड़े उतार दिए थे और अब पूरी तरह से ढकी हुई थी। फिर भी उसके आकर्षक उभार पूरी तरह से झांक रहे थे। रीना की कृपा से शट कन्नौजिया ने आखिरकार नए कपड़े पहन लिए थे। ये कपड़े बहुत मजबूत थे, पूरे शरीर को ढके हुए थे और पेड़ की डालियां भी उन पर लटकने से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। जूते भी वैसे ही थे, न केवल आरामदायक बल्कि बहुत टिकाऊ भी। शट कन्नौजिया ने अपने जीवन में पहली बार नए कपड़े पहने थे, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने कपड़ों को छुआ, आगे चल रही रीना की ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो इस दयालुता को हमेशा याद रखेगा। पहाड़ पर थोड़ा और आगे चलने के बाद पूरा समूह रुक गया। शट कन्नौजिया भी रुक गया और उसने देखा कि सभी ने अपने बैग नीचे रख दिए और एक छोटे से खुले मैदान में तंबू लगाने लगे। शट कन्नौजिया ने उत्सुकता से देखा। देव ने शट कन्नौजिया की नजर देखी और पास आकर बोला, प्रथम स्तर के अलौकिक प्राणी का शिकार करना आसान नहीं है। इसके लिए जाल बिछाना और लंबे समय तक घात लगाकर बैठना पड़ता है। इसलिए हमें आराम करने के लिए भी जगह चाहिए। तंबू लगाने के बाद हम पहाड़ पर चले जाएंगे। तुम यहीं रुककर सामान की देखभाल कर सकते हो। शट कन्नौजिया अचानक समझ गया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। देव ने हिदायत दी, ये सामान और राशन अगले 2 दिनों के लिए हमारी जीवन रेखा है, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखना और किसी भी जंगली जानवर को इन्हें चुराने मत देना।
हम दोपहर के भोजन तक वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए अगर भूख लगे तो अपने साथ कुछ राशन ले जाना। शट कन्नौजिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है। शिकार टोली के सदस्यों ने कुशलता से तंबू लगाए, सामान अंदर रखा और फिर केवल जाल बनाने की सामग्री और हथियारों के साथ पहाड़ की ओर चल दिए। जल्द ही विशाल जंगल में केवल शट कन्नौजिया ही रह गया। अपने चारों ओर लगे 6 तंबुओं को देखते हुए शट कन्नौजिया जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वो पूरे आसपास के क्षेत्र का अवलोकन कर सकता था। वो आराम से एक शाखा पर बैठ गया और अपने आसपास के नजारों को देखने लगा। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 1 घंटा गुजर गया। दोपहर होने वाली थी और शिकार टोली अभी तक वापस नहीं आई थी। तभी शट कन्नौजिया के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। उसने नाश्ता नहीं किया था और उसे सचमुच भूख लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद वो पेड़ से नीचे उतरा। राशन रखे तंबू तक पहुंचकर उसने राशन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। टप टप टप। अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। शट कन्नौजिया चौंका और तेजी से पीछे मुड़ा। जब उसने दूर जंगल से कुछ धीरे धीरे निकलते देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। भेड़ियों का झुंड था। चारों ओर देखने पर कम से कम 1 दर्जन भेड़िए थे। तभी शट कन्नौजिया को अचानक अपने दोनों ओर और पीछे से हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। वो अचानक खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। वहां शायद 40 भेड़िए थे। शट कन्नौजिया घबरा गया और उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं। उसने सोचा, भेड़िए तो रात में ही निकलते हैं, है ना? दिन के उजाले में इतने सारे भेड़िए कैसे आ गए? शट कन्नौजिया को याद नहीं था कि गंधमादन पहाड़ों की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उसने एक भेड़िए को मार डाला था, जबकि 3 अन्य भाग गए थे। इस बार जैसे ही शिकार टोली पहाड़ पर चढ़ रही थी, उन्हें एक भेड़िए ने देख लिया। टीम के जाने के बाद ही भेड़िए धीरे धीरे उन्हें घेरने लगे। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वे धैर्यपूर्वक शट कन्नौजिया के पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। धिक्कार है। शट कन्नौजिया ने गहरी भौहें चढ़ाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि भेड़िए उसे क्यों निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो उनका स्वभाव जानता था। इतने सारे भेड़िए, वे निश्चित रूप से उसे मारना चाहते थे। गहरी सांस लेते हुए शट कन्नौजिया ने खुद को शांत करने और संयम बनाए रखने की कोशिश की। अब वो निकटतम पेड़ से काफी दूर था, जिससे वापस ऊपर चढ़ना असंभव था। अगर वो पेड़ तक पहुंच भी जाता तो भेड़िए उसके सारे सामान को नष्ट कर देते। ये लड़ाई अपरिहार्य लग रही थी। शट कन्नौजिया ने चुपचाप अपना दाहिना हाथ खोला और 3 सेकंड बाद उसकी हथेली में लाल आग का एक गोला प्रकट हुआ। उसने सावधानी से निकटतम भेड़िए पर नजर रखी। अगर भेड़िया नहीं हिला तो वो भी नहीं हिलेगा। भेड़िए स्वभाव से बहुत धैर्यवान झुंड होते हैं। शट कन्नौजिया की निष्क्रियता को देखकर भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। सभी भेड़िए धीरे धीरे एक साथ उसके पास आए, जिससे शट कन्नौजिया का चेहरा गंभीर हो गया। मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता, नहीं तो अगर झुंड मुझे चारों ओर से घेर ले तो मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। शट कन्नौजिया ने गंभीरता से सोचा। फिर शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं और वो अचानक पास के भेड़िए की ओर दौड़ पड़ा। शट कन्नौजिया अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसका शरीर आगे की ओर उछला और वो तुरंत पास के भेड़िए तक पहुंच गया। शट कन्नौजिया को हमला करते देख भेड़िए ने न तो चकमा दिया और न ही भागा, बल्कि गुस्से से दहाड़ा और उस पर झपटा। शट कन्नौजिया की आंखें सिकुड़ गईं। भेड़िए को झपटते देख वो तुरंत पीछे की ओर झुक गया और हमले से बच गया। भेड़िए के नीचे रहते हुए उसने बिना झिझक के आग की लपटें भेड़िए के पेट पर मार दी, जिससे वो तुरंत आग की लपटों में घिर गया। आऊ! चाहे वो जलता हुआ भेड़िया हो या कोई और, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। भेड़िए लपटों से जरा भी नहीं डरे, बल्कि शट कन्नौजिया पर बेरहमी से टूट पड़े। शट कन्नौजिया का दिल घबरा गया। उसने अपने हाथ में मौजूद आग का केवल आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। दूसरे भेड़िए को अपने ऊपर झपटते देख उसने झट से आग फेंकी, जो सीधे उस पर लगी और दूसरा भेड़िया आग की लपटों में घिर गया। लेकिन इसी क्षण तीसरा भेड़िया भी उस पर झपट पड़ा। धिक्कार है। शट कन्नौजिया ने दांत भींचे, उसकी भौहें तन गईं। अब उसे अपने भाग्य चक्र को छोड़ने के लिए कम से कम 3 सेकंड चाहिए थे और यह एक जबरदस्त हमला था। उसके पास तैयारी करने का समय नहीं था। ठीक समय पर भयंकर भेड़िए को अपने ऊपर झपटते देख शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं और उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर भेड़िए के अगले पंजों में से एक को पकड़ लिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने भेड़िए को अपने सिर के ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! कंधे के ऊपर से फेंका गया एक सटीक वार, जिससे शट कन्नौजिया के नीचे भेड़िए की रीढ़ टूट गई। अपने नीचे दबे लगभग बेबस भेड़िए को देखकर शट कन्नौजिया हैरान रह गया। फिर उसकी भौहें तन गईं। उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। न सिर्फ ताकत, बल्कि गति और प्रतिक्रिया की क्षमता भी। हमले के दौरान उसने देखा कि उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और उसकी ताकत एक औसत वयस्क इंसान से भी ज्यादा थी। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, पिछले 2 दिन की शारीरिक साधना का असर। एक दूसरे स्तर के दिव्य साधक के लिए अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेना शट कन्नौजिया को काफी खुशी दे रही थी। भेड़ियों से निपटने का उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया था।
दो और भेड़ियों को अपनी ओर दौड़ते देख शट कन्नौजिया की आंखें सिकुड़ गईं। वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, सीधे एक भेड़िए की ओर। वो देखना चाहता था कि उसका शरीर वाकई कितना ताकतवर हुआ है। धड़ाम! शट कन्नौजिया भेड़िए से टकराया। उसने उसके शरीर को पकड़ लिया। भेड़िया लगभग उसके बराबर लंबा था और उससे काफी भारी था, लेकिन हमले के जोर के बावजूद शट कन्नौजिया ने भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे भेड़िए के जबड़े पर लगा। चटक की आवाज आई। उसी समय उसके हाथ में एक और आग की लौ उठी। वो तुरंत मुड़ा और हाथ हिलाकर हवा में आग का एक चाप बना दिया। पीछे से झपट रहे भेड़िए ने आग को बड़ी आंखों से देखा, लेकिन इतनी तेज गति से वो सीधे उससे टकरा गया। शट कन्नौजिया जल्दी से नीचे झुका, अपना सिर बचाया और भेड़िए को अपने ऊपर से गुजरने दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया, जिससे आसपास के झुंड के बाकी भेड़िए अचानक रुक गए। कुछ ही पलों में 5 भेड़िए आग की वजह से मर गए और 2 जमीन पर तड़प रहे थे। इसने आखिरकार झुंड के हमले को रोक दिया था। हांफ हांफ शट कन्नौजिया जोर जोर से सांस ले रहा था। लगातार घटनाओं और तनाव ने उसे थोड़ा हकला दिया था, लेकिन उसने सतर्कता कम नहीं की और झुंड पर नजर रखी। उसके हाथ में आग की लौ फिर से भड़क उठी। आऊ! एक और लंबी दहाड़ गूंजी। शट कन्नौजिया ने देखा कि बचे हुए भेड़िए भी अपना सिर उठाकर दहाड़ रहे हैं। इन भेड़ियों की आंखों में भयंकर क्रोध था और शट कन्नौजिया की आग से डरने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अगले ही पल भेड़िए फिर से शट कन्नौजिया पर टूट पड़े। पिछली बार के उलट इस बार वे सभी दिशाओं से आए, जिससे शट कन्नौजिया को उन्हें एक एक करके हराने का मौका ही नहीं मिला। शट कन्नौजिया का दिल घबरा गया। चारों तरफ से हमला होते देख उसने बिना झिझक के अपने हाथ में जलती लौ एक तरफ फेंक दी और उस दिशा में दौड़ पड़ा, ताकि उसे फिर से आग तैयार करने का वक्त मिल सके। हालांकि आगे जो हुआ उसने शट कन्नौजिया को चौंका दिया। आग से जख्मी हुए दोनों भेड़ियों ने मरने से पहले अपने शरीर पर लगी आग की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने खूनी मुंह सीधे शट कन्नौजिया की बाहों पर खोल दिए। उनके नुकीले दांत खतरनाक रूप से चमक रहे थे, मानो मरते हुए भी उसे आखिरी चोट देना चाहते हो। इतना ही नहीं, दोनों तरफ के भेड़िए भी शट कन्नौजिया पर टूट पड़े, मानो वे पल भर में लड़ाई खत्म करना चाहते हो। क्या इन भेड़ियों ने आग छोड़ते वक्त इस मौके का फायदा उठा लिया था? शट कन्नौजिया घबरा गया। चाहे जो भी हो, मौजूदा हालत उसके लिए बेहद खतरनाक थी। इन भेड़ियों के सामूहिक हमले का अकेले दम पर सामना करना नामुमकिन था। अब उसे बचाने का एकमात्र रास्ता आग ही थी। जल्दी करो! शट कन्नौजिया ने अपनी हथेलियों को घूरते हुए मन ही जोर से चिल्लाया। अपने हाथ में धीरे धीरे उठती आग को देखकर शट कन्नौजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ा तेज! वूश! पल भर में उसकी हथेली में आग भड़क उठी। शट कन्नौजिया की आंखें चमक उठी। इस बार उसने सिर्फ 2 सेकंड में नवस्वर्ग पवित्र अग्नि छोड़ी और लौ को जोर से बाहर की ओर फेंका। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! पलक झपकते ही शट कन्नौजिया पर झपटने वाले तीनों भेड़िए आग की लपटों में घिर गए। देखते ही देखते आग ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी 5 भेड़िए शट कन्नौजिया पर टूट पड़े। धड़ाम! आखिरी क्षण में शट कन्नौजिया ने एक भेड़िए पर छलांग लगा दी। 5 भेड़ियों द्वारा कुचले जाने से बेहतर था कि एक भेड़िए के हमले से बच जाए। वो जमीन पर कई बार बेतहाशा लुढ़का। उसके नए कपड़े फट गए और शरीर पर कई गहरे घाव हो गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। शट कन्नौजिया को गिरते देख भेड़ियों का झुंड फिर उस पर टूट पड़ा। वे उस इंसान का गला काटना चाहते थे, उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे और अपने मरे साथियों के बदले उसे निगलना चाहते थे। जमीन पर पड़े शट कन्नौजिया ने हवा में उछलते भेड़ियों को अपनी ओर आते देखा था। इस बार उसके पास 2 सेकंड से भी कम वक्त था। पवित्र अग्नि! पवित्र अग्नि! शट कन्नौजिया का चेहरा विकृत हो गया और वो मनी चीख उठा। वूश! पलक झपकते ही नवस्वर्ग पवित्र अग्नि उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। लाल लपटें तेजी से जल रही थीं। इस बार निकलने का वक्त शायद 1 सेकंड से भी कम था। शट कन्नौजिया बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से लपटों को हवा में उछाल दिया, जिससे 3 भेड़िए तुरंत मर गए। अपने ऊपर झपट रहे एक भेड़िए का सामना करते हुए शट कन्नौजिया दहाड़ा और उसके सिर पर घूंसा मारा। धड़ाम! शट कन्नौजिया के घूंसे से भेड़िया तुरंत हवा में उछल गया। उसका शरीर जमीन पर कई बार लुढ़का और फिर जलती हुई लपटों के बीच बेजान होकर रुक गया। घूंसे के बाद 6 और भेड़िए एक साथ झपटे। वे सीधे शट कन्नौजिया के सिर के ऊपर थे और इस बार शट कन्नौजिया के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अतिशीत बर्फ! शट कन्नौजिया दहाड़ा और इस एक चाल पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो अचानक एक घुटने पर बैठ गया, फिर अपनी दाहिनी हथेली जमीन पर जोर से मारी। क्रैक! क्रैक!
क्रैक! पलक झपकते ही जमीन से 10 से ज्यादा बर्फ के नुकीले टुकड़े उठ खड़े हुए। उनकी चोटियां आधा मीटर तक ऊंची थीं। उस पर झपटने वाले भेड़िए डर से बुरी तरह छटपटा रहे थे, लेकिन वे इस बात को नहीं बदल सकते थे कि वे सीधे बर्फ में जा गिरे थे। धड़ धड़ धड़! पलक झपकते ही 6 भेड़िए बर्फ की चोटियों से छिद गए। उनकी सारी ताकत तेजी से शरीर से निकल गई और वे कुछ ही पलों के लिए बर्फ पर बेसुध पड़े रहे। आसपास के भेड़ियों का झुंड भी अचानक रुक गया। बर्फ की इन चोटियों से घिरे इंसान को देखकर वे रास्ता भटक गए थे। बर्फ के बीचों बीच शट कन्नौजिया धीरे धीरे खड़ा हुआ, नीचे देखा और अपने हाथों को घूरने लगा। धुएं में घिरी आकृति की बात सही थी। लड़ाई ताकत बढ़ाने के सबसे जरूरी रास्तों में से एक थी, और मौत जीवन की लड़ाइयां तो और भी ज्यादा असरदार थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना किसी तैयारी के तुरंत अपना भाग्य चक्र चला पाएगा। ये ताकत तो आमतौर पर 5वें स्तर के दिव्य साधक के पास होती थी, और उसने, जो सिर्फ दूसरे स्तर का साधक था, इसे हासिल कर लिया था। धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींचते हुए शट कन्नौजिया ने सिर उठाया और अपने चारों तरफ बचे भेड़ियों को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। इसके उलट भेड़िए शट कन्नौजिया को धीरे धीरे बर्फ की नुकीली चोटियों से निकलते देख कदम दर कदम पीछे हट गए। शट कन्नौजिया की निगाहें झुंड के आखिरी भेड़िए पर टिक गईं। उसने पहले ही देखा था कि इस भेड़िए ने दोनों बार दहाड़ लगाई थी। साफ था, यह झुंड का सरदार था। चोर को पकड़ने के लिए पहले सरदार को पकड़ो। शट कन्नौजिया इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसने अपनी बाहें फैलाईं और नवस्वर्ग पवित्र अग्नि तुरंत उसके हाथों पर प्रकट हुई। फिर वो सरदार भेड़िए की ओर दौड़ा। भेड़िए को जब एहसास हुआ कि शट कन्नौजिया उसे निशाना बना रहा है, तो वो दहाड़ा और भागने लगा। बचे हुए भेड़िए बेतहाशा शट कन्नौजिया पर टूट पड़े और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि अब जब शट कन्नौजिया नवस्वर्ग पवित्र अग्नि को तुरंत छोड़ सकता था, तो उसे भेड़ियों की रुकावट की चिंता नहीं थी। उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि उसका भाग्य चक्र कब तक चलता रहेगा। उसे अभी तक थकान का कोई संकेत नहीं महसूस हो रहा था। वूश! पलक झपकते ही शट कन्नौजिया को रोकने की कोशिश कर रहे भेड़िए आग की लपटों में घिर गए। शट कन्नौजिया भेड़ियों से भी तेज दौड़ा और सरदार भेड़िए से अपनी दूरी तेजी से कम करने लगा। धड़ाम! शट कन्नौजिया एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा, हवा में उछला और उसके हाथ में बर्फ का एक भाला प्रकट हो गया। उसने उसे हमलावर सरदार भेड़िए की ओर फेंका। धड़ाम! भाला सरदार भेड़िए के सिर में जा लगा, जिससे उसकी सारी ताकत तुरंत खत्म हो गई और वो गिरकर जमीन पर कई बार लुढ़क गया। शट कन्नौजिया ने भी वैसा ही किया। कुछ बार लुढ़कने के बाद दर्द से कराहता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। खड़े होकर शट कन्नौजिया ने दर्द सहा। उसकी ठंडी निगाहें अपना पीछा कर रहे भेड़ियों पर टिकी थीं। सभी भेड़िए रुक गए। खून के तालाब में पड़े सरदार भेड़िए को घूरते रहे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। आऊं! एक भेड़िए ने दहाड़ी और बाकी भेड़ियों ने भी वैसी ही आवाज निकाली। जैसे ही शट कन्नौजिया का दिल बैठ गया, वो लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा था। तभी भेड़िए मुड़े और तेजी से भाग गए। आधे मिनट से भी कम वक्त में वे पूरी तरह गायब हो गए। शट कन्नौजिया ने सावधानी से चारों तरफ देखा। उनके चले जाने की पुष्टि करने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर आराम करने के बाद शट कन्नौजिया उठा और तंबू वाले इलाके में लौट आया। उसने अपने घावों पर पट्टी नहीं बांधी। उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। तंबू के आसपास पड़ी लाशों को हटाने के बाद उसने एक भाप की रोटी निकाली और एक टुकड़ा खाया। उसकी खुशबू लाजवाब थी। मौत से बाल बाल बचने का एहसास खुशी देता है, खासकर इसलिए क्योंकि शट कन्नौजिया ने भाप की रोटी बहुत कम खाई थी। अगर इस बार उसे भाग्य चक्र को तुरंत सक्रिय करने की तकनीक समझ में नहीं आती, तो शायद वो यहीं मर जाता। यह सोचते हुए शट कन्नौजिया ने रोटी का एक और बड़ा टुकड़ा खाया। पता नहीं कब मरेगा, खाली पेट मरने से तो पेट भरा होना बेहतर है। तभी शट कन्नौजिया को दूर से चीखें सुनाई दी। शट कन्नौजिया, जल्दी विद्यालय वापस आओ और मदद करो। जंगल में शट कन्नौजिया एक बड़ी चट्टान पर बैठकर भाप की रोटी खा रहा था। अचानक वो रुका और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि शिकार टोली का एक सदस्य तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है। दूर से ही उसकी छाती पर 2 घाव साफ दिख रहे थे। शट कन्नौजिया ने भौहें तनकर खड़े होने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो आदमी शट कन्नौजिया के पास पहुंचा, झुका और घुटनों के बल सहारा लेकर हाँफने लगा। शट कन्नौजिया ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, क्या हुआ? कोई मुसीबत है? हम पर दिव्य ज्वाला तेंदुए ने हमला कर दिया। हमारे कई साथी बुरी तरह घायल हैं। हमें तुरंत विद्यालय के अस्पताल जाना होगा ताकि किसी शिक्षक से उनका इलाज करा सकें। उस आदमी ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्य ज्वाला तेंदुआ, तो यही उस अलौकिक प्राणी का नाम है जिसका शिकार शिकार टोली कर रही थी। शट कन्नौजिया ने भौहें तनकर जल्दी से पूछा, वे कहाँ हैं? क्या दिव्य ज्वाला तेंदुआ अभी भी वहीं है? चोटी के बाद उत्तरी ढलान पर वे ज्यादा दूर नहीं है।
जब मैं लौटा तो दीदी रीना और बाकी लोग अभी भी दिव्य ज्वाला तेंदुए से लड़ रहे थे। उस आदमी की सेंसें थोड़ी नियमित हो गईं। उसने जल्दी से जवाब दिया, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी करो और मेरे साथ चलो। उसने शट कन्नौजिया का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो उसे हिला ही नहीं पा रहा है। वो आदमी रुका और शट कन्नौजिया की ओर मुड़ा। उसके गंभीर चेहरे को देखकर वो पूछे बिना न रह सका, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम डर के मारे कौंप रहे हो? तुम जाओ। शट कन्नौजिया ने सिर हिलाते हुए भौहें तनकर कहा, किसी से मदद मांग लो, एक मिले या दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहाड़ पर जाकर देखता हूं। क्या? वो आदमी चौंका, फिर गुस्से से बोला, तुम वहां क्यों जा रहे हो? इससे क्या फायदा होगा? तुम बस अपनी जान गंवा रहे हो। शट कन्नौजिया ने उस आदमी की ओर देखा। हालांकि वो जानता था कि उसकी ताकत अभी कम है, लेकिन शिकार टोली के सदस्य एक खतरनाक जोखिम उठा रहे थे और एक सदस्य होने के नाते वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम पहले जाओ। शट कन्नौजिया और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे कहा, मैं पहाड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर शट कन्नौजिया मुड़ा और पूरी ताकत से पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। वो आदमी शट कन्नौजिया को दौड़ते देख हैरान रह गया। दांत पीसते हुए मन ही मन उसे मूर्ख समझकर कोसा और फिर मुड़कर तेजी से पहाड़ से नीचे भाग गया। आधे घंटे बाद जंगल से सरसराहट की आवाज आई, तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक आकृति तेजी से जंगल से बाहर निकली और वह शट कन्नौजिया ही था। पहाड़ की चोटी के खुले मैदान में पहुंचकर आधे घंटे की लगातार दौड़ के बाद वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने रुककर सांस ली। लगभग आधे मिनट आराम करने के बाद वो आगे बढ़ा। चोटी पर खड़े होकर शट कन्नौजिया ने सामने फैले अनंत पहाड़ों को देखा और उसका दिल धड़क उठा। वो जानता था कि इस विशाल पर्वत श्रृंखला में अनगिनत अलौकिक प्राणी हैं और उनमें से कई बेहद शक्तिशाली होंगे। दिव्य ज्वाला तेंदुआ शायद इनमें से सबसे कमजोर था, यहां तक कि वो भी उसे आसानी से मार सकता था। गहरी सांस लेकर शट कन्नौजिया ने खुद को संभाला, चट्टान से छलांग लगाई और उत्तरी ढलान की ओर दौड़ पड़ा। वाकई अगरबत्ती जलने के वक्त से भी कम समय में दौड़ते हुए उसने आगे एक बड़े पेड़ के नीचे बेतरतीब ढंग से लेटे लोगों के समूह को देखा। उनमें से दर्द भरी चीखें आ रही थीं। शट कन्नौजिया का दिल जोर से धड़का और वो उस समूह की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ तक पहुंचते ही शट कन्नौजिया ने सबसे पहले उपनेता देव को देखा, जो एक बड़े पेड़ के सहारे बैठा था। उसके कंधों, छाती और जांघों पर घावों से खून बह रहा था। हालांकि प्राथमिक उपचार किया गया था, लेकिन वो साफ तौर पर हिलडुल नहीं पा रहा था। भाई देव। शट कन्नौजिया झटपट देव के पास दौड़ा और घुटनों के बल बैठकर पूछा, कैसे हो? शट कन्नौजिया, यहां क्या कर रहे हो? देव ने उसकी ओर देखा और उठकर बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन पर लगे तेज दर्द हुआ और वो हौंफते हुए पेड़ से टिक गया। ये देखकर शट कन्नौजिया ने भौहें तनकर जल्दी से देव को सहारा देते हुए कहा, हम अभी उस आदमी से मिले जिसे हमने मदद मांगने भेजा था। उसने सब बताया। तो फिर यहां आने की हिम्मत कैसे की? देव ने नाराजगी से शट कन्नौजिया की ओर देखते हुए भौहें तनकर पूछा। मैं। शट कन्नौजिया चौंका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने सीधे पूछा, आखिर हुआ क्या? दीदी रीना कहाँ है? शट कन्नौजिया ने चारों ओर देखा, लेकिन रीना कहीं नहीं दिखी। हम असल में यहां दिव्य ज्वाला तेंदुए को फंसाने के लिए जाल बिछाने आए थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हम पर ही हमला कर देगा। देव थोड़ा सा हिला और उसके शरीर में एक और तेज दर्द की लहर दौड़ गई। वो दर्द से करहा उठा, चेहरा तन गया और बोला, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। दिव्य ज्वाला तेंदुआ भी हमसे बुरी तरह घायल हुआ था। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद हम उसे जाने नहीं दे सकते, इसलिए दीदी रीना उसके पीछे गई हैं। ये सुनकर शट कन्नौजिया ने सिर हिलाया और आसपास के लोगों को देखा। कई लोग गंभीर घावों के बावजूद पट्टी बांधे थे। लग रहा था कि शिकार टोली के सदस्य घावों के इलाज में काफी अनुभवी थे। चारों तरफ देखकर शट कन्नौजिया ने राहत की सांस ली। फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या उस दिव्य ज्वाला तेंदुए का क्रिस्टल कोर वाकई इतना जरूरी है? तुम्हें क्या पता? अपना घाव पकड़े देव ने शट कन्नौजिया की ओर देखते हुए कहा, यह प्रथम स्तर के अलौकिक प्राणी का क्रिस्टल कोर है, जिसमें अपार आग तत्व की ऊर्जा और ताकतवर दिव्य मूल शक्ति समाहित है। यदि इसे गोली बनाकर खाया जाए तो दीदी रीना की 8वें स्तर की दिव्य ऊर्जा न सिर्फ 9वें स्तर तक पहुंच सकती है, बल्कि शायद महायोगी बनने की सीमा को भी छू सकती है। इतनी ताकतवर? शट कन्नौजिया चौंका और उत्सुकता से पूछा, अरे ये आग तत्व का है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज। शट कन्नौजिया के शक भरे भाव को देखकर देव ने जोर से कहा। देव को थोड़ा नाराज देखकर शट कन्नौजिया ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया। फिर भौहें तनकर गहरी आवाज में पूछा, भाई देव, दीदी रीना कब से गायब है?
ये सुनकर देव का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने भौहें तनकर कहा, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है। तर्क से देखे तो बुरी तरह घायल दिव्य ज्वाला तेंदुआ इतनी देर तक गायब नहीं रहना चाहिए था। वाकई षट कन्नौजिया ने भौहें गहरी कर ली। जैसा उसे डर था, रीना अभी तक नहीं लौटी थी। सामने फैले गहरे जंगल को देखते हुए जितना आगे जाते खतरा उतना ही बढ़ता। रीना जरूर किसी मुसीबत में थी। चिंता में डूबे देव के सामने षट कन्नौजिया अचानक खड़ा हो गया। चौंक कर देव ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं अंदर जाकर देखता हूं। मुझे डर है कि दीदी रीना को कुछ हो गया होगा। षट कन्नौजिया ने देव की ओर देखते हुए कहा, तुम तो प्रथम स्तर के दिव्य साधक भी नहीं हो। वहां जाना तो आत्महत्या के समान होगा। देव ने भौहें तनकर धीमी आवाज में डांटा। कोई बात नहीं। षट कन्नौजिया मुस्कुराया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। मेरी ताकत कम है। उन अलौकिक प्राणियों को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप सब यहीं आराम करो, मैं अभी वापस आता हूं। इतना कहकर षट कन्नौजिया देव को पीछे छोड़कर जंगल की गहराई में चला गया। अरे, देव ने जल्दी से हाथ हिलाया, लेकिन षट कन्नौजिया की आकृति दूर होती चली गई और जल्द ही जंगल में गायब हो गई। धिक्कार है। देव ने दांत पीसते हुए मन ही मन कोसा, इसे अपनी सीमा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जंगल में षट कन्नौजिया तेजी से भागा। दक्षिणी ढलान की तुलना में उत्तरी ढलान पर लगभग आधे घंटे दौड़ने के बाद भी उसे एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। कभी कभार उसे सिर्फ कुछ पक्षी उड़ते दिखे, जिससे ये इलाका काफी शांत था। उसके जूते पत्तों पर सरसरा रहे थे। ढलान होने की वजह से षट कन्नौजिया के कदम लंबे थे और वो पलक झपकते ही काफी दूरी तय कर सकता था। हालांकि षट कन्नौजिया ने सीधे ढलान पर दौड़ना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने रीना के पदचिन्हों का पीछा करने की कोशिश की। जमीन ताजी घास और पत्तियों से ढकी थी, जिससे रीना के निशान अस्पष्ट हो गए थे, लेकिन उसे एक विशाल पंजे का निशान साफ दिख रहा था। यह पंजा पूरे 5 फीट लंबा और चौड़ा था, और जहां यह पड़ा था वहां की पत्तियां और घास झुलसी हुई थीं। साफ था कि यह दिव्य ज्वाला तेंदुए का निशान था। धप धप धप। षट कन्नौजिया लगभग आधा गज ऊंचा उछला, सीधे एक खड़ी ढलान पर चढ़ गया और आगे बढ़ा। आखिरकार लगभग आधे घंटे दौड़ने के बाद उसे आगे से एक दहाड़ सुनाई दी। षट कन्नौजिया का दिल धड़क उठा और वो तेजी से आगे बढ़ा। 1 मील से भी कम दौड़ने के बाद उसे जमीन कौंपती हुई साफ महसूस हुई। आधे मील से भी कम दूरी पर उसने एक विशाल जानवर को साफ देखा। वो कई गज ऊंचा था और उसकी पीठ पर आग की लपटें धधक रही थीं। दिव्य ज्वाला तेंदुआ। दूर से देखने पर वो सचमुच चीते जैसा ही एक विशालकाय प्राणी लग रहा था। हालांकि उसका आकार आम चीते से कई गुना बड़ा था। उसने दर्द भरी दहाड़ मारी। उसका शरीर बुरी तरह छटपटाया, जिससे आसपास का जंगल तहस नहस हो गया। कई बड़े पेड़ आग की लपटों में घिर गए थे। चारों तरफ तबाही का मंजर था। दीदी रीना। षट कन्नौजिया का दिल जोर से धड़का। वो तुरंत आगे दौड़ा। अगर दिव्य ज्वाला तेंदुआ यहां है तो रीना भी यहीं होनी चाहिए। अपनी तेज दौड़ के साथ षट कन्नौजिया उस विशाल दिव्य ज्वाला तेंदुए के और करीब पहुंच गया। जैसे ही वो सामने के खंडहरों तक पहुंचने वाला था, अचानक एक आकृति हवा में उछलती हुई उसकी ओर आई। षट कन्नौजिया की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने हवा में उस सुंदर आकृति को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि रीना थी। जंगल में दिव्य ज्वाला तेंदुआ दहाड़ रहा था। कुछ ही क्षण पहले रीना पर उसके पंजे का वार हुआ था। हालांकि वो बाल बाल बची, फिर भी उड़ते हुए कंकड़ों और जबरदस्त धक्के से उसे चोटें आईं और वो हवा में उछल पड़ी। इस प्रहार से उसकी पहले से ही गंभीर चोटें और बढ़ गईं और हवा में ही उसके मुंह से खून बहने लगा, जिससे उसके कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा खून से सन गया। अब उसमें खुद को संभालने की ताकत नहीं बची थी और वो जमीन पर जोर से गिरने ही वाली थी। एक ऐसा गिरना जो उसे महीनों तक बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर कर सकता था या शायद उसकी जान भी ले लेता। हवा में रीना की निगाहें उस विशाल दिव्य ज्वाला तेंदुए पर टिकी हुई थीं। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि जो उसने लगभग हासिल कर लिया था वो अब उसके हाथ से निकल गया है। अपने शरीर को नीचे गिरते हुए महसूस करते हुए रीना ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसे अचानक अपने पीछे एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहों में भर लिया हो। धड़ाम। उसका शरीर हिल गया और उसे जमीन पर गिरने का एहसास हुआ। हालांकि सदमे से उसके अंदरूनी अंगों में दर्द हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जमीन पर गिरने से तो यह लाखों गुना बेहतर था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और जब उसने उसे पकड़े हुए व्यक्ति को देखा तो वो चौंक गई और आश्चर्य से बोली, तुम यहां कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं? षट कन्नौजिया को उसके शब्दों पर थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका आना संतोषजनक नहीं था। हालांकि रीना के गले के ऊंचे वस्त्रों पर खून का धब्बा देखकर षट कन्नौजिया थोड़ा परेशान हुआ। षट कन्नौजिया ने रीना को नीचे उतारने की जल्दी नहीं की।
बल्कि उसे पास के एक बड़े पेड़ तक ले गया और सावधानी से नीचे बिठा दिया। रीना के कमजोर चेहरे को देखकर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूं। रीना की सांसें थोड़ी अनियमित थीं। हालांकि उसे अपनी छवि की परवाह थी, लेकिन वो केवल अपना मुंह बंद रखने और तेजी से सांस लेने की कोशिश कर सकती थी। उसका गले का ऊंचा वस्त्र लगातार कांप रहा था, जिससे शट कन्नौजिया थोड़ा शर्मा गया। हालांकि शट कन्नौजिया ये भी देख सकता था कि रीना घायल तो थी, लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं थी। वो बस थक गई थी। दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर मुड़कर देखते हुए शट कन्नौजिया ने पूछा, क्या ये गंभीर रूप से घायल नहीं था, फिर भी इतना ऊर्जावान कैसे है? यह सचमुच गंभीर रूप से घायल है, लेकिन यह जानता है कि पकड़े जाने पर मर जाएगा, इसलिए यह पूरी ताकत से लड़ रहा है। रीना ने अपना पतला हाथ उठाया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दांत पीसते हुए कहा, यह बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह अगरबत्ती जलने के वक्त से ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सकता, उसके बाद इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। शट कन्नौजिया चौंका। दिव्य ज्वाला तेंदुए को देखते हुए बोला, तो हम सफल हो गए? ये इतना आसान नहीं है। रीना गुस्से से बोली, अगर सिर्फ ये दिव्य ज्वाला तेंदुआ होता तो मैं इस हालत में कैसे पहुंच जाती? ये सब उस दुश्मन टोली का काम है, दुश्मन टोली। शट कन्नौजिया फिर से चौंका। भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है? ये वीर प्रताप के लोग हैं। रीना ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए कहा, उन कमीनों ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझ पर हमला किया, सब इस दिव्य ज्वाला तेंदुए के क्रिस्टल कोर के लिए। यह सुनकर शट कन्नौजिया की भौहें तुरंत तन गईं। फिर शट कन्नौजिया ने अचानक दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर देखा और करीब से देखने पर उसने सचमुच कई लोगों को उस पर लगातार हमला करते देखा। शट कन्नौजिया ने उस समूह को घूरते हुए भौहें चढ़ाई और कुछ सेकंड बाद रुककर रीना से पूछा, क्या वीर प्रताप अंदर है? नहीं। रीना ने सिर हिलाया। उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, वे दिव्य ज्वाला तेंदुए को खोजने के लिए अलग अलग हो गए होंगे, लेकिन कोई उसे सूचित करने गया होगा। मुझे लगता है कि वे जल्द ही यहां होंगे। अच्छा हुआ कि वो यहां नहीं है। शट कन्नौजिया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वो वापस उस समूह की ओर मुड़ गया। शट कन्नौजिया की ठंडी मुस्कान देखकर रीना का दिल जोर से धड़कने लगा और वह तुरंत घबराकर बोली, तुम क्या करने वाले हो? शट कन्नौजिया ने रीना की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, दीदी रीना, क्या तुम अपना हक वापस नहीं लेना चाहती? जल्दबाजी मत करो। रीना चौंक गई और जल्दी से बोली, उनके सबसे ताकतवर योद्धा भी कम से कम 6ठे स्तर के दिव्य साधक हैं। उनमें से ज्यादातर 7वें या 8वें स्तर के हैं। तुम तो दिव्य साधक भी नहीं हो, उनसे कैसे लड़ोगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। शट कन्नौजिया ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। फिर उसकी भौहें तन गईं, उसकी आंखें गहरी हो गईं और वो मुड़कर आगे बढ़ गया। अरे! रीना चिल्लाई, लेकिन शट कन्नौजिया बिल्कुल भी नहीं मुड़ा, जिससे वो और भी ज्यादा चिंतित हो गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो खड़ी नहीं हो सकी। वो बस एक पेड़ का सहारा लेकर आगे देखती रही। शट कन्नौजिया वाकई लापरवाह नहीं था, बल्कि वो अपनी जान को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लगातार बड़े पेड़ों की आड़ ले रहा था और जल्द ही वो दिव्य ज्वाला तेंदुए के सबसे नजदीकी पेड़ के पास पहुंच गया। सावधानी से झांकते हुए शट कन्नौजिया ने अपने आसपास के वातावरण का ध्यान से जायजा लिया। उसने देखा कि 6 लोग अपनी दिव्य ऊर्जा से दिव्य ज्वाला तेंदुए पर लगातार हमला कर रहे थे। वे 6 लोग विशाल तेंदुए को चारों ओर से घेरे हुए थे और एक दूसरे से काफी दूर थे। दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर देखते हुए शट कन्नौजिया ने उसके शरीर पर कई गहरे घाव देखे, कुछ इतने गहरे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वह लगातार दहाड़ रहा था। उसके हमले बेतरतीब और अनियमित थे और उनसे कोई वास्तविक खतरा नहीं था। गहरी सांस लेते हुए शट कन्नौजिया ने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि जिसका उसे सामना करना था वो कोई जंगली जानवर या अलौकिक प्राणी नहीं, बल्कि इंसान थे। शट कन्नौजिया ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। ये असली दुश्मन नहीं थे, बल्कि विद्यालय के छात्र थे। उसे अपनी नवस्वर्ग पवित्र अग्नि की असली ताकत का पता नहीं था। नहीं ये कि ये लोग इसे सहन कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु की संभावना उसे बर्दाश्त नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद शट कन्नौजिया ने मन बना लिया और उसके बाएं हाथ के ऊपर अनंत ठंडक बिखेरता हुआ बर्फ का एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। उसने अपने सबसे नजदीक खड़े व्यक्ति पर नजर डाली और पुष्टि की कि उनका पूरा ध्यान दिव्य ज्वाला तेंदुए पर केंद्रित है, और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ गया। वूश! शट कन्नौजिया तेज था, लेकिन उसके कदमों की आवाज फिर भी सुनाई दी। हालांकि दिव्य ज्वाला तेंदुए की हलचल इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दब गई और वह व्यक्ति तब तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाया जब तक कि वो उसके पीछे नहीं पहुंच गया। जैसे ही वह व्यक्ति मुड़ने वाला था, शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं और बिना किसी झिझक के उसने अपना भाग्य चक्र छोड़ा और तुरंत अपने हाथ में एक बर्फीला भाला प्रकट कर दिया। अचानक हुए हमले में उसने उसे उस व्यक्ति के कंधे में गहराई तक घुसा दिया।
आहा! एक चीख दूर दूर तक गूंज उठी, जिससे सभी लोग कांप उठे और आवाज की ओर मुड़ गए। जिस व्यक्ति पर शट कन्नौजिया ने घात लगाया था, उसने देखा कि उसका कंधा बर्फ के भाले से छेद गया है और वो दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। ये वही लड़का है। शट कन्नौजिया को देखते ही उनमें से एक चिल्लाया, अरे इसे पकड़ो। दूसरे ने भी शट कन्नौजिया को देखा और गुस्से से बड़बड़ाया। शट कन्नौजिया का दिल उन दोनों को देखकर घबरा गया जिन्होंने उसे खोज लिया था, और बिना कुछ कहे वो मुड़ा और भाग गया। दोनों आदमी शट कन्नौजिया की ओर दौड़े, उसका पीछा करते हुए। यह स्पष्ट था कि सातवें स्तर के दिव्य साधक और दूसरे स्तर के दिव्य साधक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। शट कन्नौजिया चाहे जितनी तेजी से भागे, दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। उन दोनों को लगातार पीछा करते देख शट कन्नौजिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ हिलाकर तुरंत दो बर्फ के नुकीले टुकड़े छोड़े। वूश वूश! दोनों बर्फ के नुकीले टुकड़े अविश्वसनीय रूप से तेज थे, जिससे वे दोनों आदमी भी चौंक गए और उनसे बचने के लिए जल्दी से नीचे झुक गए। बर्फ की नुकीली चोटियों को पेड़ में पूरी तरह धंसते देख उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया और शट कन्नौजिया की ओर उनकी निगाहें और भी गुस्से से भर उठी। लड़के, तू तो मौत को दावत दे रहा है, उनमें से एक दहाड़ा। फिर उसकी भौहें तन गईं और वो चिल्लाया, कैद करने वाली लताएं। शट कन्नौजिया, जो अभी अभी मुड़कर देख रहा था, चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। शिक्षिका शोभा ने कहा था कि दिव्य मूल शक्ति किसी भी चीज में रूपांतरित हो सकती है और हर कोई 5 मूलभूत गुणों का उपयोग कर सकता है। लताओं को अपनी ओर आते देख शट कन्नौजिया तुरंत समझ गया कि ये मूल लकड़ी के गुण वाली लताएं हैं। अनगिनत हाथों की तरह लताओं को अपनी ओर बढ़ते देख शट कन्नौजिया को डर था कि छूने पर वो बैंध जाएगा। लताओं के टकराने से ठीक पहले उसने एक चट्टान पर पैर पटका और हवा में ऊंची छलांग लगाई। वो कई बार घूमा और एक मोटे पेड़ के तने पर जा गिरा। तुरंत पीछे मुड़कर उसने देखा कि लताएं ठीक उसके पीछे हैं और वो चौंक कर तने से कूद गया। चटक! लताओं ने पेड़ के मोटे तने को जकड़ लिया और चटकने की आवाजें आने लगीं। शट कन्नौजिया ने पीछे मुड़कर देखा तो लताओं ने तने की छाल को फाड़ दिया था। उसका दिल बैठ गया। मैं पकड़ा नहीं जा सकता, शट कन्नौजिया ने सोचा। एक बार पकड़े जाने पर उसके पास छूटने का कोई मौका नहीं था। वो जंगल में भागता रहा, पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार दिशा बदलता रहा। सौभाग्य से लताएं केवल कुछ मीटर लंबी थीं, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया। भागते समय शट कन्नौजिया की नजर अपने पीछे मौजूद 2 लोगों पर टिकी हुई थी। भागना अंतहीन था, उसे पलटवार करने का मौका ढूंढना ही था, लेकिन तभी उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें दूसरे व्यक्ति पर टिक गईं। उसने देखा कि उस आदमी की हथेली से हल्के भूरे रंग की रोशनी निकल रही है, और फिर जोरदार चीख के साथ उसने अपनी हथेलियों को जमीन पर पटका। गड़गड़ाहट! पल भर में शट कन्नौजिया ने अपने पैरों के नीचे की जमीन को कौंपते हुए महसूस किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तेजी से ऊपर उठी, उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई और धूल के बादल में तब्दील हो गई। पृथ्वी तत्व! शट कन्नौजिया के पैर फंस गए और उसका शरीर अचानक रुक गया। उसी वक्त उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो लताएं फिर से तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। धिक्कार है! इस नाजुक पल में शट कन्नौजिया के पास झिझकने का वक्त नहीं था। बिना सोचे उसने नवस्वर्ग पवित्र अग्नि को सीधे लताओं की ओर बढ़ा दिया। वूश! आग तो लकड़ी को हमेशा मात देती है, खासकर इतनी शक्तिशाली नवस्वर्ग पवित्र अग्नि। नवस्वर्ग पवित्र अग्नि लताओं पर इतनी तेजी से फैली कि नंगी आंखों से भी मुश्किल से दिख रही थी, और पल भर में कई मीटर लंबी लताओं को आग की चपेट में ले लिया। आग की भयंकर गर्मी और गहरा लाल रंग देखकर वो चौंका। उसने झट से लताओं को काटा और बड़ी लताएं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह जलकर राख हो गईं। दोनों आदमी एक पल के लिए हैरान रह गए। उस सन्नाटे में शट कन्नौजिया ने महसूस किया कि उसके पैरों के चारों तरफ की मिट्टी ढीली पड़ रही है। खुशी से उसने जोर लगाकर खुद को आजाद कर लिया। स्वूश! शट कन्नौजिया ने छलांग लगाई और तेजी से एक ऊंचे पेड़ के तने पर जा बैठा। उसकी निगाहें नीचे जमीन पर खड़े 2 आदमियों पर टिकी थीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और भौहें तन गईं। इन दोनों के मिलकर हमला करने से उसका भागना नामुमकिन था, इसलिए सीधा सामना करना ही एकमात्र रास्ता था। हालांकि वो सिर्फ दूसरे स्तर का दिव्य साधक था, जबकि उसके सामने 2 7वें स्तर के दिव्य साधक खड़े थे। क्या यह फर्क बहुत बड़ा नहीं था? शट कन्नौजिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी नवस्वर्ग पवित्र अग्नि ने उन्हें सचमुच चौंका दिया था, जिससे वे अब और भी सतर्क हो गए थे। आखिरकार कोई भी अचानक हमले का शिकार नहीं होना चाहता। उनके बदले हुए गंभीर चेहरे देखकर शट कन्नौजिया कुछ समझ गया। ठीक उसी पल दूर खड़े दिव्य ज्वाला तेंदुए ने अचानक दहाड़ मारी। उसके दोनों अगले पंजे बेतहाशा हिलने लगे। आह! अचानक एक चीख गूंजी और एक आदमी पीछे की ओर उछल गया।
दिव्य ज्वाला तेंदुए ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद इतना जबरदस्त हमला किया कि दोनों हवा में उछल पड़े। मुसीबत है। षट कन्नौजिया का सामना कर रहे आदमियों में से एक ने दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर देखा और जल्दी से कहा, दिव्य ज्वाला तेंदुआ सबसे जरूरी है। अगर हम इसे खो देंगे तो हमारा सरदार हमें नहीं छोड़ेगा। चलो जल्दी से इसका काम तमाम करते हैं। दूसरे आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया, पेड़ पर बैठे षट कन्नौजिया को घूर कर देखा और फिर उसकी तरफ ध्यान दिए बिना भाग खड़ा हुआ। षट कन्नौजिया ने भौहें चढ़ाकर उन दोनों को दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर भागते देखा। फिर उसने तेंदुए को देखा। लग रहा था कि इस प्रथम स्तर के अलौकिक प्राणी से निपटना वाकई इतना आसान नहीं था। अचानक षट कन्नौजिया का चेहरा जम गया। वो दिव्य ज्वाला तेंदुए को खाली नजरों से घूरने लगा। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो दिव्य ज्वाला तेंदुए के पीछे था, इन आदमियों के पीछे नहीं। इनसे क्यों उलझना? ये सोचकर षट कन्नौजिया पेड़ से नीचे कूदा और तेजी से दिव्य ज्वाला तेंदुए के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गया। उस उग्र तेंदुए को देखकर उसने एक योजना बनाई। तभी दिव्य ज्वाला तेंदुए ने अचानक अपने पंजे जमीन से उठाए, दहाड़ा और सिर ऊंचा किया। उसी पल उसकी पीठ पर जलती आग पल भर में बुझ गई, जिससे सब चौंक गए। अगले ही पल तेंदुआ अपने पंजों पर उतरा, फिर दहाड़ा और इस बार एक विशाल आग का गोला उगला। आग का गोला कई मीटर ऊंचा और बेहद तेज था, जो सीधे उन दो आदमियों की ओर बढ़ रहा था जो अभी अभी पीछे भागे थे। दोनों चौंक गए। इतने बड़े गोले का सामना करते हुए उनके पास बचने का वक्त नहीं था। वे सिर्फ अपनी दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके सामने एक ढाल खड़ी करने की कोशिश कर सकते थे। पल भर में उनके सामने मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, जिसके पीछे अनगिनत लताएं थीं। ये एक साधारण मगर असरदार ढाल थी। उसी वक्त आग का गोला आ पहुंचा। धमाका! विशाल आग का गोला मिट्टी की दीवार से टकराया और उसे पल भर में आग की लपटों में घेर लिया। दोनों के पीछे खड़े बड़े पेड़ों पर गोले का जबरदस्त असर पड़ा, जिससे वे टूट गए और आग की लपटों में घिर गए। किनारे पर छिपे षट कन्नौजिया ने उड़ती धूल हटाई। वो अभी भी सदमे में था और आग से हुई तबाही को देखता रहा। फिर उसने दोनों आदमियों को देखा। मिट्टी की दीवार आग से चकनाचूर हो गई थी, लताएं भी जल रही थीं। दोनों आदमी मरे तो नहीं थे, लेकिन जमीन पर पड़े खून की उल्टी कर रहे थे। उनके शरीर जलने से बुरी तरह झुलस गए थे। किसी भी हाल में ये दोनों पूरी तरह लाचार थे। षट कन्नौजिया का दिल बैठ गया। दिव्य ज्वाला तेंदुए ने 3 लोगों को घायल कर दिया था और एक को उसने भाले से मार दिया था। 6 में से सिर्फ 2 ही बचे थे और ये 2 लोग इस तेंदुए को कभी काबू नहीं कर सकते थे, जैसे षट कन्नौजिया ने सोचा था। तेंदुए ने अपनी पूंछ से वार किया और पीछे खड़े दोनों आदमियों को पीछे फेंक दिया। सभी रुकावटें हटते ही दिव्य ज्वाला तेंदुआ दहाड़ा और तेजी से जंगल की गहराई में भाग गया। षट कन्नौजिया ने विशाल तेंदुए को भागते देखा और तुरंत उसका पीछा किया। तेंदुए की पीठ पर जलती आग लगभग बुझ चुकी थी, जो साफ इशारा कर रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर वो रुकता तो षट कन्नौजिया को हमला करने का मौका मिल जाता। हालांकि जैसे ही षट कन्नौजिया उसका पीछा कर रहा था, अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। षट कन्नौजिया चौंका और जल्दी से बाईं ओर देखा तो पाया कि वह रीना थी। तुम चल सकती हो? षट कन्नौजिया ने थोड़े आश्चर्य से पूछा। मैंने कुछ दिव्य ऊर्जा वापस पा ली है, रीना ने षट कन्नौजिया को देखते हुए दौड़ते हुए कहा। ज्यादा बातें मत करो, अपनी ताकत बचाओ और उसका पीछा करो। गड़गड़ाहट! जहां भी दिव्य ज्वाला तेंदुआ गया, पेड़ टूट गए। हालांकि उसके कदम और भी अस्थिर हो रहे थे। वो लड़खड़ा रहा था, मानो किसी भी पल गिर जाएगा। फिर भी रीना और षट कन्नौजिया ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वे सावधानी से उसके पीछे चलते रहे। दिव्य ज्वाला तेंदुआ पूरे 3 मील तक दौड़ा। फिर उसके अगले पंजे फड़फड़ाए, शरीर आगे की ओर उछला और जमीन पर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट! विशाल तेंदुआ जमीन पर गिरा। एक तेज धमाके के बाद सब शांत हो गया। उसके शरीर पर कम से कम 7-8 घातक घाव थे। वो जमीन पर तड़प रहा था और दर्द भरी चीखें निकाल रहा था। ये देखकर रीना ने आखिरकार राहत की सांस ली और बिना सिर घुमाए षट कन्नौजिया से कहा, अब तुम आ सकते हो। इतना कहकर रीना आड़ से बाहर निकली और तेजी से दिव्य ज्वाला तेंदुए की ओर दौड़ी। षट कन्नौजिया हालांकि वहीं रुका रहा। वो चुपचाप तेंदुए को देखता रहा। उसकी आंखें भारी थीं। थोड़ी देर बाद वो भी आड़ से बाहर निकला और दिव्य ज्वाला तेंदुए के सामने खड़ा हो गया। तेंदुआ वाकई थक चुका था और हिलडुल नहीं पा रहा था। कुछ ही पल पहले रीना ने उसे आखिरी घातक प्रहार किया था। अब वो मौत के कगार पर था। तेंदुए के विशाल सिर के सामने खड़े होकर षट कन्नौजिया ने करवट लेकर लेटे तेंदुए को देखा। उसकी थोड़ी खुली आंखें भी उसे ही देख रही थीं। किसी अजीब वजह से षट कन्नौजिया को लगा कि तेंदुए की आंखों में दुख और दर्द भरा हुआ है।
थोड़ी देर बाद दिव्य ज्वाला तेंदुए की आंखों की सारी रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया। तेंदुए को देखते हुए शट कन्नौजिया ने गहरी सांस ली और उसे देखना बंद कर दिया। इसके बजाय वो उसके पेट की ओर बढ़ा, जहां रीना क्रिस्टल कोर खोजने के लिए उसके सीने और दिल को सावधानी से चीर रही थी। दिव्य ज्वाला तेंदुआ बहुत बड़ा था, जिससे चीर फाड़ मुश्किल हो रही थी। रीना को अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर सीने में खहून से लथपथ चीरा लगाकर दिल तक पहुंचना पड़ा। एक ही वार में एक धधकता लाल क्रिस्टल कोर मांस से बाहर निकलकर रीना के हाथ में आ गिरा। आखिरकार मिल ही गया। रीना ने हाथ में क्रिस्टल कोर को देखते हुए कहा, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, और फिर जमीन पर गिर पड़ी। शट कन्नौजिया ने क्रिस्टल कोर को देखा, फिर रीना की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। रीना चौंक गई, मानो उसे अभी याद आया हो कि शट कन्नौजिया अभी भी वहां है। थोड़ी सांस फूलते हुए उसने खुशी से कहा, इस बार तुम्हारी वजह से वापस लौटने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। शट कन्नौजिया फिर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में सच्ची खुशी नहीं थी, जिससे रीना हैरान रह गई। तभी दिव्य ज्वाला तेंदुए का पेट अचानक हिल गया, और यह शट कन्नौजिया और रीना की नजरों से नहीं बचा। क्या यह सच है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से तेंदुए के पेट के पास गए। दीवार जैसे पेट को देखकर सचमुच अंदर से हल्की सी हलचल हो रही थी। एक बच्चा है। रीना के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने पेट चीरने के लिए चाकू उठाया, लेकिन एक हाथ ने उसे रोक दिया। वो मुड़कर बगल में देखे बिना न रह सकी। मैं करूंगा, शट कन्नौजिया ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर शिकन थी, हालांकि उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, फिर भी उसमें एक दृढ़ निश्चय था। रीना चौंक गई और उसके हाथ से चाकू निकल गया। फिर उसने देखा कि शट कन्नौजिया बड़ी सावधानी से एक एक परत काट रहा था। वो दिव्य ज्वाला तेंदुए की खाल को इतनी फुर्ती से काट रहा था ताकि अंदर मौजूद बच्चे को कोई चोट न लगे। आखिरकार पेट काटा गया और सचमुच अंदर एक बच्चा तड़प रहा था। शट कन्नौजिया खुश हुआ और उसने जल्दी से बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा लगभग 5 साल के बच्चे के बराबर था, पूरी तरह भीगा हुआ था और उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। वाह, रीना ने खुशी से कहा, शट कन्नौजिया की बाहों में बच्चे को देखते हुए। दिव्य ज्वाला तेंदुए के बच्चे बहुत कीमती होते हैं। हालांकि उन्हें सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें बड़ा करके उनके क्रिस्टल कोर हासिल किए जा सकते हैं, और कुछ लोग तो उन्हें पालतू के रूप में भी रखते हैं। रीना उत्साह से बोल रही थी। तभी उसे शट कन्नौजिया के शांत होते चेहरे का एहसास हुआ। जब उसे समझ आया कि बात तो वही हो रही है, तब जाकर उसे असलियत का एहसास हुआ। क्या हुआ? रीना को कुछ अजीब लगा और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शट कन्नौजिया ने गहरी सांस ली, धीरे से रीना की तरफ मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या यह दिव्य ज्वाला तेंदुआ अपने आप लोगों पर हमला करता है? रीना चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि शट कन्नौजिया ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, दिव्य ज्वाला तेंदुए का स्वभाव काफी शांत होता है। यह बिना वजह लोगों पर हमला नहीं करता, तो इसे जाने दो। शट कन्नौजिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यह दिव्य ज्वाला तेंदुए की आखिरी इच्छा होगी। जंगल में दिव्य ज्वाला तेंदुए द्वारा हाल ही में तबाह किया गया इलाका पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। 4 गंभीर रूप से घायल लोग दर्द से कराहते हुए एक दूसरे के सहारे जमीन पर पड़े थे। बाकी 2, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं, केवल प्राथमिक उपचार ही दे पा रहे थे। बर्फ के भाले से घायल और तेंदुए द्वारा हवा में उछाले गए लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, लेकिन आग के गोले से सीधे टकराने वाले बुरी तरह जख्मी थे और खून से लथपथ थे। इस हालत में तो वे खून बहने या संक्रमण से मर जाते। अचानक कई आकृतियां तेजी से उन 6 लोगों के सामने उतरी। दोनों सुरक्षित व्यक्तियों ने ऊपर देखा और पाया कि आने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके नेता वीर प्रताप थे। क्या हुआ? वीर प्रताप ने जमीन पर पड़े चारों घायलों पर एक नजर डाली। उसकी भौहें तन गईं और उसने जोर से पूछा। दोनों व्यक्तियों ने कुछ डरते हुए एक दूसरे को देखा और अभी घटना का ब्यौरा दिया। वीर प्रताप का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया और आखिरकार इतना कड़ा हो गया कि देखकर खौफ सा आने लगा। बहुत बढ़िया, वीर प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा सख्त था। शाबाश रीना, शाबाश शट कन्नौजिया। जमीन पर पड़े 4 घायलों को देखकर वीर प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गया। 6 लोग, एक 6ठे स्तर का दिव्य साधक, 4 7वें स्तर के दिव्य साधक और एक 8वें स्तर का दिव्य साधक, और इन सबको एक नौसिखिए ने इस हालत में पहुंचा दिया। ये तो सचमुच बेकार थे। हालांकि गुस्से में होने के बावजूद वीर प्रताप जानता था कि वो ये बात जाहिर नहीं कर सकता। उसने अपने साथ आए लोगों से कहा, तुम दोनों इन चारों घायलों को विद्यालय के अस्पताल ले चलो। जी सरदार, लोगों ने तुरंत जवाब दिया। वीर प्रताप ने आगे की उबड़ खाबड़ राह को देखा और उन दोनों से पूछा, क्या दिव्य ज्वाला तेंदुआ इस तरफ आया था? जी हां, दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया। वीर प्रताप की भौहें तन गईं। वो आज किसी भी कीमत पर दिव्य ज्वाला तेंदुए का क्रिस्टल कोर प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, बाकी सब मेरे पीछे आओ। सरदार,
उनमें से एक चौंका और जल्दी से वीर प्रताप के पीछे आकर चेतावनी भरे लहजे में बोला, आगे का रास्ता उत्तरी ढलान से नीचे की ओर है, ये बहुत खतरनाक है। वहां प्रथम स्तर के अन्य जानवर या यहां तक कि द्वितीय स्तर के जानवर भी हो सकते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वीर प्रताप अचानक मुड़ा और उस आदमी को घूर कर देखा जिससे वह सहम गया। आज मुझे मूल सार प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, वीर प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। चलो। उत्तरी ढलान के गहरे हिस्से में दिव्य ज्वाला तेंदुए के विशाल शव के सामने रीना ने शट कन्नौजिया को हैरानी से देखा, उस लड़के को जो लगभग उसके बराबर कद का था, और उसे तुरंत समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा था। क्यों? रीना अपनी हैरानी से बाहर निकली, उसकी भौहें तन गईं और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इंसानों द्वारा अलौकिक प्राणियों का शिकार करना बिल्कुल सामान्य है, भला कौन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका फायदा नहीं उठाएगा। शट कन्नौजिया ने थोड़ी नाराज रीना को देखा, उसकी निगाहें और भी शांत थीं। क्या सामान्य होने का मतलब हमेशा सही होना होता है? नहीं तो क्या? रीना और भी क्रोधित हो गई, उसे लगा कि शट कन्नौजिया उससे बहस कर रहा है। वह चिल्लाई, योग्य की उत्तर जीविता, केवल योग्य ही जीवित रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई कुछ न कुछ गलत करता है? शट कन्नौजिया थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, गुलामों के बारे में क्या? क्या? रीना स्तब्ध रह गई, एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब, क्या गुलामों का अस्तित्व भी सही है? आप अपनी मर्जी से उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। वे सभी इंसान हैं, फिर भी उन्हें हीन समझा जाता है, जानवरों से भी बदतर। शट कन्नौजिया ने रीना को देखा, उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। रीना ने शट कन्नौजिया को घूरते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, तो क्या हुआ? ये ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर कमजोरों पर राज करते हैं, ताकतवरों का सम्मान होता है और कमजोरों के पास स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं होता। यह सुनकर शट कन्नौजिया की भौहें भी थोड़ी तन गईं और उसने रीना को घूर कर देखा। रीना ने भी उसे देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। ताकतवरों का सम्मान होता है, बस यही बात है। तभी शट कन्नौजिया ने धीमी आवाज में, भारी स्वर में रीना को देखते हुए धीरे से कहा, तो फिर तुम्हारी राय में अभी हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? रीना चौंक गई, उसकी आंखों का भाव थोड़ा बदल गया। उसने शट कन्नौजिया को ऐसे देखा जैसे उसे बात पूरी तरह समझ न आई हो, और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तुम भी अपनी हद पर हो, जबकि मुझ में अभी भी काफी ताकत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? शट कन्नौजिया बेहद शांत दिख रहा था, रीना को देखते हुए हर शब्द स्पष्ट रूप से कह रहा था। रीना ने भौहें चढ़ाई, सहज रूप से 2 कदम पीछे हटी। शट कन्नौजिया को सावधानी से देखा और पूछा, तुम असल में क्या चाहते हो? जाने दो, शट कन्नौजिया ने शांत भाव से कहा, वरना तुम्हें क्रिस्टल कोर भी नहीं मिलेगा। तुम? रीना को सीने में जकड़न महसूस हुई। उसने गुस्से से शट कन्नौजिया की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? शट कन्नौजिया ने बिना कुछ कहे रीना को देखा। इसके बजाय वो पेड़ों के झुरमुट के किनारे गया और अपने साथ लाए शावक को जमीन पर रख दिया। अलौकिक प्राणियों के शावक आम जंगली जानवरों के शावकों से स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। वे जन्म के तुरंत बाद ही लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। रीना वहीं खड़ी रही, उस छोटे शावक को जंगल में दूर जाते हुए देखती रही, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। गुस्से में उसने अपना पैर पटकने से खुद को मुश्किल से रोका। शट कन्नौजिया के वापस आने पर उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया? शट कन्नौजिया ने रीना को देखा, आखिरकार अपने असली रूप में लौट आया, अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं थोड़ा मूर्ख था, लेकिन तुम बाद में मेरे हिस्से से धीरे धीरे इसे काट लेना। बाद में? रीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसके दांत थोड़े भींच गए और उसने कहा, अब तुम अलौकिक प्राणियों का शिकार करते समय दखल नहीं दोगे? मैं दखल नहीं दूंगा। शट कन्नौजिया ने मुस्कुराते हुए झट से कहा, जब तक वो शावक नहीं है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुनकर रीना को थोड़ी राहत मिली। आखिर एक शावक क्रिस्टल कोर से कहीं कम महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी अभी उस लड़के से जो डर उसे लगा था, उसे याद करके वो अपना गुस्सा नहीं रोक पा रही थी। जैसे ही रीना कुछ कहने वाली थी, अचानक दूर से सरसराहट की आवाज आई। शट कन्नौजिया और रीना ने एक साथ सिर घुमाया और देखा कि कई लोग दूर से उनकी ओर दौड़ रहे हैं। रीना ने ध्यान से समूह को देखा। जब उसने आगे वाले व्यक्ति को पहचाना तो वो घबरा गई और चिल्लाई, ये वीर प्रताप और उसका समूह है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। भागो! शट कन्नौजिया भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। उसने रीना को अपने साथ खींचा और दोनों जंगल की गहराई में भाग गए। उन्हें भागते देख वीर प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दौड़ते हुए उसने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, इन दोनों को हर हाल में पकड़ो। जी सरदार! बाकी सब चिल्लाए।
वीर प्रताप और उसके पांचों आदमी रीना और शट कन्नौजिया के पीछे भागे। शट कन्नौजिया ने पीछे मुड़कर देखा और भौहें चढ़ा ली। उनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और कमजोर हो चुकी रीना उससे धीमी थी। दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। धिक्कार है। शट कन्नौजिया ने भौहें चढ़ाई। हाथ के एक इशारे से उसने नवस्वर्ग पवित्र अग्नि का एक विशाल चाप छोड़ा, जो उसके पीछे पीछे आ रहे पांचों आदमियों की ओर तेजी से बढ़ा। महज एक चाल! वीर प्रताप ने ताना मारा। फिर हाथ के एक इशारे से आग के कई गोले निकाले और नवस्वर्ग पवित्र अग्नि से जोरदार टक्कर मारी। धमाका! हवा के झोंके ने नवस्वर्ग पवित्र अग्नि को पल भर में बिखेर दिया। लेकिन आग के गोले अपनी गति जारी रखते हुए सीधे शट कन्नौजिया और रीना की पीठ की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं। इस समय रीना भी बेबस थी। जल्दबाजी में उसने अचानक मुड़कर दोनों हथेलियों से वार किया और पल भर में अतिशीत बर्फ की एक पतली दीवार खड़ी कर दी। नीचे झुक जाओ! ऐसा करने के बाद शट कन्नौजिया ने तुरंत अपने शरीर का इस्तेमाल करके रीना को नीचे की ओर दबाया और दोनों आगे की ओर झपटे। धमाका! आग के गोले ने बर्फ की दीवार को तुरंत चकनाचूर कर दिया, लेकिन इससे गति एक तिहाई कम हो गई। शट कन्नौजिया के आगे बढ़ते शरीर ने अधिकांश धक्का सह लिया, लेकिन फिर भी आग का गोला उसकी पीठ को छूकर निकल गया। हालांकि आगे की ओर झपटने की कीमत चुकानी पड़ी। दोनों तेजी से जमीन पर गिरे और ढलान पर लुढ़कते चले गए। जमीन कंकड़ और लकड़ी के टुकड़ों से भरी थी। दोनों इतनी तेजी से लुढ़क रहे थे कि रुक नहीं पा रहे थे। शट कन्नौजिया को केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर रीना को अपनी बाहों में थामे रखना था और गिरने का झटका खुद सहने की कोशिश करनी थी। दोनों जमीन पर काफी दूर तक लुढ़कते रहे। शट कन्नौजिया को बस इतना महसूस हुआ कि उसके कपड़े का पिछला हिस्सा पूरी तरह फट गया है और उसकी पीठ से दर्द की लहरें उठ रही थी। पवित्र अग्नि और बर्फ की परीक्षा से गुजरने के कारण उसकी दर्द सहने की क्षमता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसने बिना कुछ बोले रीना को कसकर पकड़ रखा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और भारहीनता का एहसास होते ही उनके शरीर एक साथ नीचे गिर पड़े। धमाका! शट कन्नौजिया की पीठ उसके नीचे पड़े पत्थर से जोर से टकराई और रीना उसके ऊपर थी, जिससे वो लगभग बेहोश हो गया। दर्द हो रहा है। रीना को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने भौहें सिकोड़कर धीरे से कराह ली। फिर उसने धीरे से अपनी कसकर बंद आंखें खोली और चारों तरफ देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी शट कन्नौजिया की बाहों में किसी नन्ही चिड़िया की तरह लिपटी हुई है, तो वो चौंक कर चीख पड़ी और फुर्ती से उठ खड़ी हुई। यह अचानक उठना खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इससे शट कन्नौजिया चट्टान से और ज्यादा दब गया। उसकी पीठ का घाव फिर से जलने लगा और वो जोर जोर से हांफने लगा। आह! खक खक! शट कन्नौजिया ने कुछ बार खांसी और चट्टान से उठने की कोशिश करने लगा। उसकी पीठ दर्द से जल रही थी और वो उसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि रीना को शट कन्नौजिया की बाहों में छिपने में थोड़ी अजीब सी झिझक हो रही थी, लेकिन वो डरपोक नहीं थी। चट्टान पर खून का बड़ा धब्बा देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से शट कन्नौजिया के पीछे आ गई। मुझे देखने दो, रीना ने कहा। जैसे ही उसने शट कन्नौजिया की पीठ देखी, वो हैरान रह गई। क्या वाकई उसकी पीठ थी? उसके कपड़े पूरी तरह फट गए थे, जिससे उसकी पूरी पीठ साफ दिख रही थी। पीठ खून से लथपथ थी, मानो कोई जगह बची ही न थी। कई जगह त्वचा जल गई थी, यहां तक कि झुलस भी गई थी, शायद वीर प्रताप के आग के गोले की वजह से। हालांकि वो उसी के नीचे दबी हुई थी, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। जलने के घाव ही काफी थे, लेकिन लुढ़कते वक्त मिट्टी, कंकड़ और लकड़ी के टुकड़े जली हुई त्वचा में चिपट गए थे। सब कुछ खून और मांस के साथ मिल गया था। नजारा काफी भयावह था। रीना खून से सनी पीठ को देखती रही, फिर शट कन्नौजिया की ओर देखा, जिसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का बिना एक शब्द बोले इतना असहनीय दर्द कैसे सहन कर रहा है। कैसे हो? रीना दौड़कर शट कन्नौजिया के पास गई और बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूं, शट कन्नौजिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे, शायद खून की कमी की वजह से। उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे घाव हमेशा से ही जल्दी भर जाते हैं, चिंता मत करो। इतना कहकर शट कन्नौजिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वे एक गुफा में थे, जिसका मुंह जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर था। आसपास का रास्ता खाली था, लेकिन गुफा काफी बड़ी थी। अंदर प्रवेश द्वार के सामने बस एक बड़ी चट्टान पड़ी थी। शट कन्नौजिया को यह देखकर राहत मिली कि उनके गिरने के बाद भी ऊपर का हिस्सा अभी भी टहनियों और झाड़ियों से ढका हुआ था। सिर्फ कुछ दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर धुंधली रोशनी थी, लेकिन फिलहाल वीर प्रताप और उसके लोगों को उन्हें ढूंढने से रोकने के लिए ये काफी थी। शट कन्नौजिया अभी यही सोच ही रहा था कि तभी गुफा के मुंह से कुछ ही दूरी पर अचानक एक आवाज गूंजी। वे कहाँ हैं? वीर प्रताप की आवाज स्पष्ट रूप से प्रवेश द्वार के पास से आई, जिससे शट कन्नौजिया और रीना घबरा गए। अगर वे पकड़े गए तो वे सचमुच इस गुफा में फंस कर रह जाएंगे। हाँ, ठीक कहा।
वे बस इसी रास्ते से लुढ़क कर नीचे आए। अचानक गायब कैसे हो गए? दूसरे आदमी ने अजीब सी आवाज में कहा। बकवास बंद करो, जल्दी से अलग अलग होकर ढूंढो। वीर प्रताप का लहजा साफ तौर पर सख्त था। फिर समूह तितर बितर हो गया और ऊपर फिर सन्नाटा छा गया। गुफा में मौजूद दोनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। अभी के लिए हम सुरक्षित हैं, शट कन्नौजिया ने धीरे से कहा, भौहें सिकोड़ते हुए। लेकिन हम अभी बाहर नहीं जा सकते। वे अभी भी ढूंढ रहे हैं। तुम्हें अपनी ताकत वापस आने तक इंतजार करना होगा, तभी बाहर जाना ठीक रहेगा। रीना ने सिर हिलाया। उसकी भौहें तन गई थीं। वो शट कन्नौजिया को देख रही थी। लेकिन तुम्हारी पीठ का क्या? ठीक है, शट कन्नौजिया ने कमजोर मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, हम फिलहाल यहां रुक गए हैं। चलो थोड़ी देर यहां आराम करते हैं। इतना कहकर शट कन्नौजिया धीरे धीरे गुफा की दीवार तक गया और बैठ गया। रीना ने अपने से 7 साल छोटे उस लड़के को देखा और किसी अजीब वजह से वो उसे समझ नहीं पा रही थी। क्या वो जिद्दी था? नहीं, उसने तो सचमुच एक दिव्य ज्वाला तेंदुए के शावक को जाने दिया था। क्या वो कमजोर था? नहीं, उसने वीर प्रताप का सीधे सामना करने की हिम्मत दिखाई थी। अपने से कहीं ताकतवर 6 विरोधियों और एक दिव्य ज्वाला तेंदुए के खिलाफ लड़ना कोई नौसिखिए के बस की बात नहीं थी। उसके फुर्तीले फैसलों और दर्द सहने की जबरदस्त क्षमता को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि 12 साल के एक बच्चे में ऐसा स्वभाव कैसे हो सकता है। शट कन्नौजिया, जो लगन से अपने घावों पर पट्टी बांध रहा था, ने देखा कि रीना उसे घूर रही है। उसने ऊपर उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। रीना चौंक गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद वो बीच में पड़ी बड़ी चट्टान के सहारे बैठ गई। दोनों के बैठते ही गुफा में सन्नाटा छा गया। कभी कभी बाहर हवा और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन ज्यादातर वक्त चुप्पी ही रहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ गुफा में घुटन बढ़ने लगी। लगभग आधे घंटे बाद रीना ने धीरे धीरे अपना शरीर हिलाया। उसकी लगभग 30% ताकत वापस आ चुकी थी। दूर बैठे शटकनौजा को देखते हुए उसने पाया कि वो अभी भी अपने घावों की देखभाल कर रहा था, हालांकि पीठ के कई घाव उसके बस से बाहर थे। कुछ देर सोचकर वो उसके पास गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, रीना ने शटकनौजा के पास आते हुए कहा। शटकनौजा चौंका। उसने रीना की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। फिर रीना शटकनौजा के बगल में बैठ गई और शटकनौजा ने अपनी पीठ उसकी ओर कर ली। धूल और मिट्टी से सनी धीरे धीरे सूखती और खराब होती उसकी पीठ को देखकर रीना को बेचैनी होने लगी। उसने असुविधा सहते हुए अपने हाथों से धीरे धीरे मलबा हटाना शुरू किया। उसके हाथ अनजाने में मांस को छू गए। कुछ टुकड़े काफी गहरे थे, जिन्हें निकालने के लिए उसे उंगलियों से ही खोजना पड़ा। ये देखकर रीना को दया आ गई, लेकिन शटकनौजा चुप रहा, बस कभी कभी कांप उठता। बड़े टुकड़े हटाने के बाद रीना ने छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी साफ करने शुरू किए। घुटन भरे माहौल को हल्का करने के लिए उसने गहरी सांस ली और बोली, कुछ बात करो। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। ठीक है, शटकनौजा ने कहा, हालांकि उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने धीरे से दोहराया, कुछ बात करूं, अपने बारे में बताओ। रीना ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तुम कहां से हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारे बचपन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी? रीना ने देखा कि शटकनौजिया का शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या हुआ? रीना ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, शटकनौजिया ने बिना सिर घुमाए धीरे से जवाब दिया, मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं भटकता हुआ ताराग्नि नगरी आ गया। ये सुनकर रीना चौंक गई। फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, कोई बात नहीं। शटकनौजिया की आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। और आप जरूर ताराग्नि नगरी के किसी अमीर परिवार की लड़की होंगी। अमीर? रीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में व्यंग्य था। उसने कहा, हाँ, एक अमीर परिवार, लेकिन ऐसा परिवार जिसे दूसरों के अधीन रहना पड़ता है। शटकनौजिया ने आखिरकार मुड़कर रीना की ओर देखा और पूछा, कैसे? मेरा परिवार मछली और समुद्री भोजन का व्यापार करता है। हम ताराग्नि नगरी के कुल समुद्री भोजन का 1/3 हिस्सा सप्लाई करते हैं। यह बड़ा हिस्सा है, लेकिन इकलौता नहीं। रीना की आवाज बहुत धीमी हो गई। उसने कहा, 2 अन्य व्यापार संघ भी इसका व्यापार करते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। हालांकि ताराग्नि नगरी समुद्र के पास नहीं है, इसलिए हर व्यापारी को अलग अलग रास्तों से माल लाना पड़ता है। इतना कहकर रीना रुकी, मानो दांत पीस रही हो, और धीरे से बोली, और पूरी ताराग्नि नगरी में मुख्य सड़कें और सुरक्षा एजेंसियां लगभग पूरी तरह से वांग परिवार के नियंत्रण में हैं। शटकनौजिया चौंका। उसे कुछ समझ आया और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वीर प्रताप? जी हाँ। रीना ने जोर से सिर हिलाया और कहा, उनके परिवार का ताराग्नि नगरी की मुख्य सड़कों और सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा दबदबा है। सभी माल का आना जाना उनके रास्ते से ही होता है।
अगर उनका परिवार इजाजत न दे तो न तो माल ढोने के लिए सुरक्षा एजेंसी मिलेगी, और अगर आप किसी दूसरे व्यापारी संघ से माल भेजवाएं तो वे भी मुख्य सड़कों का इस्तेमाल नहीं सकते। ये सुनकर शट कन्नौजिया थोड़ा नाराज हुआ। इसी वजह से मेरे परिवार को, वांग परिवार को खुश रखना पड़ता है। हमें अपने मुनाफे का आधा हिस्सा उन्हें देना पड़ता है। इतना ही नहीं, हर साल एक तय रकम भी देनी पड़ती है, वरना हम अपने सारे रास्ते खो देंगे। रीना ने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। यह सुनकर शट कन्नौजिया चुप हो गया। बिना किसी वजह के किसी और के मुनाफे का आधा हिस्सा लेना वाकई धोखा था, मानो जबरदस्ती मांगी जा रही हो। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, सरकारी सड़क का प्रबंधन तो नगराधीश के महल द्वारा किया जाना चाहिए, है ना? जब तक कर चुकाया जाता है सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वे मनमानी करें? रीना ने शट कन्नौजिया की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें लगता है नगराधीश का महल कोई अच्छी चीज है? शट कन्नौजिया ने रीना की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। उसे मन ही मन पता था कि ताराग्नि नगरी शायद उतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से लगती है। तुम्हारा क्या मतलब है? शट कन्नौजिया ने पूछा। रीना ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ली और भौहें चढ़ाते हुए बोली, जैसा तुमने कहा, सड़कों का नियंत्रण नगराधीश के महल के पास होना चाहिए और सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ताराग्नि नगरी अलग है। वीर प्रताप के पिता कभी नगराधीश के काफी काबिल अधीनस्थ थे। अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के बाद नगराधीश ने उन्हें शहर के आसपास की सड़कों के विकास का ठेका सौंपा था। बाद में जब सड़कें बन गईं तो उन्होंने मिलकर उन सरकारी सड़कों को वीर प्रताप के निजी इलाकों में बदल दिया, जिससे वे वांग परिवार की सड़कें बन गईं। इसलिए उनका इस्तेमाल करने के लिए टोल देना पड़ता है। और जहां तक मुझे पता है, हम वांग परिवार को जो 50% मुनाफा देते हैं उसमें से कम 30% नगराधीश के महल में चला जाता है। क्या आपको लगता है कि नगराधीश के महल को इसकी परवाह होगी? शट कन्नौजिया की भौहें तन गईं। यह अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत का एक आम मामला था। चूंकि वांग परिवार सड़कों को नियंत्रित करता है, इसलिए शहर में उनकी पकड़ बहुत गहरी है, खासकर मेरे जैसे परिवार के लिए, जहां उनके हाथ में हमारी किस्मत है। मुझे नहीं पता कि वीर प्रताप को मुझ में दिलचस्पी क्यों है, और मुझे डर है कि मेरा परिवार भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे जैसे वो बोली, रीना की भौहें गहरी होती गईं। उसकी आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। यह सुनकर शट कन्नौजिया चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि ऐसी दुनिया उसकी अपनी दुनिया से बहुत दूर थी। उसे इसमें दखल देने का कोई हक नहीं था। क्या इसे बदलने का कोई रास्ता है? शट कन्नौजिया ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन काफी मुश्किल है। रीना ठंडी नम दीवार से हल्का सा टिककर बोली। यह ऐसी दुनिया है जहां ताकतवरों का सम्मान होता है। जब तक आप इतने ताकतवर नहीं हो जाते कि नगराधीश का महल आपका सम्मान करे, या यहां तक कि नगराधीश की जगह ले लें, तो एक साधारण वीर प्रताप क्या है? यह सुनकर शट कन्नौजिया ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ सूझा और पूछा, किस हद की ताकत से नगराधीश का महल आपका सम्मान करेगा? द्वितीय स्तर का महायोगी। रीना ने सीधे कहा, जहां तक मुझे पता है, नगराधीश केवल प्रथम स्तर के महायोगी हैं। अगर वे द्वितीय स्तर के होते तो किसी बड़े शहर में चले जाते। इसलिए मैं भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूं। बोलते बोलते रीना ने ऊपर छत के छेद की ओर देखा और कहा, मैं जी तोड़ मेहनत कर रही हूं। पहली तो अपने परिवार के बंधन तोड़ने के लिए, और दूसरी अपनी किस्मत बदलने के लिए। जब तक मैं द्वितीय स्तर की महायोगी बन जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकूंगी। रीना की भींची हुई मुट्ठी देखकर शट कन्नौजिया ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और अपना सिर थोड़ा नीचा कर लिया। द्वितीय स्तर की महायोगी, और वो अपनी किस्मत खुद बदल सकती है। लेकिन द्वितीय स्तर की महायोगी बनना इतना आसान कैसे है? अचानक रीना हंस पड़ी, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। इस साल वीर प्रताप प्रथम स्तर का महायोगी बन जाएगा। वो तब जरूर मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। मेरे पिता को जैसा मैं जानती हूं, अगर बेटी को खोने से व्यापार बच जाए या मुझे वांग परिवार में ऊपर उठने का मौका मिल जाए तो वो खुशी खुशी मान जाएगा। शट कन्नौजिया ने माथा सिकोड़ा और चुप रहा। रीना के उदास चेहरे को देखकर उसे दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शट कन्नौजिया ने धीरे से कहा। क्या? रीना चौंक गई, थोड़ी उलझन में पड़ गई और शट कन्नौजिया की ओर देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शट कन्नौजिया ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें शांत और दृढ़ थीं, आवाज अटल थी। रीना का दिल शट कन्नौजिया को देखकर हिल उठा, लेकिन वो मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हारी दयालुता याद रखूंगी। लेकिन अगर मैं भी मदद न कर सकूं तो तुम क्या करोगे? कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, शट कन्नौजिया ने धीरे से कहा।
षट कन्नौजिया के शांत स्वभाव को देखकर रीना का दिल किसी वजह से जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और मजाक में बोली, अगर तुम सच में मुझे वीर प्रताप से शादी करने से रोक सको तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कैसा रहेगा? षट कन्नौजिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जोर से सिर हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? रीना ने भौहें ऊपर उठाई, आगे झुकी और धीरे धीरे षट कन्नौजिया के करीब आने लगी। पल भर में रीना के उभार साफ दिखने लगे, जिससे षट कन्नौजिया के मन में हलचल सी उठी। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं, घूंट भरा और कहा, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूं। मैंने कहा कि तुम अच्छे हो तो तुम हो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूं, क्या तुम तैयार हो? रीना ने षट कन्नौजिया को दीवार से सटा दिया था। उनके चेहरे 1 इंच से भी कम दूरी पर थे, लगभग छू रहे थे। गुटक। षट कन्नौजिया ने अनजाने में निगला। इतनी नजदीक से उसकी बेदाग त्वचा को देखते हुए, गर्म सांसों को महसूस करते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, षट कन्नौजिया ने कहा। रीना रुकी, षट कन्नौजिया की आंखों में देखा। उसने पाया कि उसकी आंखें इतनी साफ थीं, उनमें कोई बनावटीपन नहीं था, और उसने अपना मजाक बंद कर दिया। शांत भाव से पूछा, क्यों? रीना को इतनी नजदीक से देखते हुए षट कन्नौजिया घबराया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे बताया था कि 2 लोगों को साथ रहने के लिए प्यार की जरूरत होती है। प्यार? रीना मुस्कुराई, भौहें ऊपर उठाते हुए। क्या तुम जानते भी हो कि प्यार क्या होता है? नहीं, षट कन्नौजिया ने धीरे से सिर हिलाते हुए सच्चाई से कहा, लेकिन मां कहती थी कि प्यार के लिए समझ की जरूरत नहीं होती। जब मैं किसी से मिलता हूं और पहली मुलाकात में उसे भूल नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि मुझे प्यार हो गया है। ये तो सिर्फ कल्पना का प्यार है। रीना की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। इस दुनिया में सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब किसी को उसकी किसी खास बात की वजह से पसंद करने के बारे में है। और असली शादी कैसी होती है? माता पिता और बिचौलियों द्वारा तय की गई शादियां। चुनने का अधिकार कहां है? रीना दूर हटी और षट कन्नौजिया ने राहत की सांस ली। लेकिन रीना के बढ़ते ठंडे भाव को देखकर उसने भौहें चढ़ाई, कुछ देर सोचा और कहा, इसीलिए हमने अपनी किस्मत बदलने के लिए साधना का रास्ता चुना है। हम? रीना ने दिलचस्पी से पूछा, तुम क्या बदलना चाहते हो? मैं? षट कन्नौजिया रुका और आखिर में कुछ नहीं बोला। कुछ दिन पहले जब श्रेया ने उससे यह सवाल पूछा था, तब से वो इस बारे में सोच रहा था। मां बाप की मौत का कारण समझने से पहले उसने बहुत देर तक सोचा, क्योंकि वे गुलाम थे। जब तक इस दुनिया में गुलामी कायम रहेगी, किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इसलिए वो पूरी दुनिया को बदलना चाहता था। अष्ट महाद्वीपों से गुलाम शब्द को पूरी तरह मिटाना चाहता था, लेकिन अभी वो ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। षट कन्नौजिया का सिर झुका और चुप देखकर रीना ने आगे कुछ नहीं पूछा। इस दुनिया में हर किसी के अपने राज होते हैं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बहुत खून बह गया है, थोड़ी देर सो जाओ और आराम करो। जब मेरी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब मैं तुम्हें जगा दूंगी। षट कन्नौजिया सचमुच थोड़ा थका हुआ था, सिर घूम रहा था, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इतना कहकर वो दीवार से टिक गया और सो गया। विशाल गुफा में केवल रीना ही रह गई। उसकी खूबसूरत निगाहें सोते षट कन्नौजिया से हटी ही नहीं। चेतना का गहरा अंधेरा सागर। षट कन्नौजिया एक बार फिर अपने चेतना सागर में आया, चारों ओर काले धुएं में उस आकृति को ढूंढता हुआ। जल्द ही सामने काले धुएं का हल्का सा गुबार धीरे धीरे उठा, फिर एक मानव आकृति में बदल गया। धुएं में घिरी आकृति के अलावा और कौन हो सकता था? तुम आ गए। धुएं में घिरी आकृति की आवाज अभी भी भारी और कर्कश थी, समय की गहरी छाप लिए हुए, जो बता रही थी कि वो हजारों साल से जिंदा है। षट कन्नौजिया ने सामने खड़ी आकृति को देखते हुए सिर हिलाया। कई मुलाकातों के बाद अब उसे इस आकृति से उतना डर नहीं लगता था। उसने कुछ देर सोचा और पूछा, पिछली लड़ाई कैसी रही? कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। लड़ाई? धुएं में घिरी आकृति ने रुककर पूछा, कब? आधे घंटे पहले। षट कन्नौजिया चौंका और थोड़ा अजीब सा पूछा, आप मेरे चेतना सागर में रहते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं, है ना? मुझे झांकने की आदत नहीं है। मैं सो रहा था। मैं तभी जागूंगा जब आप सचमुच खतरे में होंगे, वरना हर बार जागने में मेरी ताकत खर्च होती है। आकृति ने शांत भाव से कहा, तब तक मुझे डर है कि मैं आपको सिखाने से पहले यहां नहीं रहूंगा। यह सुनकर षट कन्नौजिया ने सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि आकृति ने अपना हाथ हिलाया। पल भर में काले अंतरिक्ष में अनगिनत टुकड़े प्रकट हुए। आकृति ने आधे घंटे पहले की पूरी लड़ाई को एक साथ इकट्ठा कर लिया। अचानक दोनों के बीच एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें षट कन्नौजिया ने युद्ध के दौरान जो कुछ देखा था वो सब दिख रहा था। षट कन्नौजिया ने गौर से देखा और युद्ध का विश्लेषण किया। उसे लगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, घात लगाने और भागने के लिए सबसे सही रास्ता चुना है।
दृश्य का अवलोकन करने के बाद अंतरिक्ष में मौजूद छवियां गायब हो गईं। संतुष्ट होकर षट कन्नौजिया ने आकृति को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा? आकृति ने षट कन्नौजिया की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की गई प्रशंसा नहीं दिखी। उसने धीरे धीरे कर्कश स्वर में कहा, एक दिव्य साधक के नजरिए से तुमने एकदम सही काम किया। षट कन्नौजिया प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर रुककर पूछा, और आपके नजरिए से? आकृति की आंखें काली पड़ गईं और उसने उदासीनता से कहा, बिल्कुल बेवकूफी भरा, पूरा बेवकूफी भरा। धुएं में घिरी आकृति के आकलन को सुनकर षट कन्नौजिया की मुस्कान जम गई और चेहरा बदल गया। लेकिन 2 सांसों के बाद ही वो शांत हो गया। चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बजाय उसने आदर से झुककर कहा, कृपया मुझे समझाइए गुरुजी। षट कन्नौजिया के शांत रहने पर धुएं में घिरी आकृति थोड़ी हैरान हुई और बोली, शुरुआत में 6 लोगों ने दिव्य ज्वाला तेंदुए को घेर रखा था। तुमने उनमें से एक पर हमला किया, लेकिन बाकी 5 ने तुम्हें देख लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त उन सबकी ऊर्जा तेंदुए की तरफ केंद्रित थी और उनकी दिव्य ऊर्जा आधी से ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए उनका ध्यान पहले से कहीं कमजोर था। उस समय तुम्हें करीब जाकर हमला करने की जरूरत नहीं थी। तुम बस दूर से अतिशीत बर्फ के भाले फेंककर उन्हें घायल कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, तुमने खुद को पूरी तरह उनकी नजरों के सामने ला दिया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे पूरी तरह टाला जा सकता था, लेकिन तुम्हारे गलत फैसले की वजह से तुम और वो लड़की इस मुसीबत में फंस गए। उन दोनों से निपटते वक्त तक तुम पकड़े जा सकते थे। वे दोनों क्रमशः लकड़ी और मिट्टी के तत्वों में माहिर हैं, लेकिन लकड़ी और मिट्टी एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। तुम्हारे पास उन्हें रोकने का अच्छा मौका था, पर तुम चूक गए। तुम्हारा व्यावहारिक अनुभव बिल्कुल भी काफी नहीं है। यह सुनकर षट कन्नौजिया का चेहरा और गंभीर हो गया। वाकई, अब पीछे मुड़कर देखने पर जब उसने छिपकर हमला किया था, तब विरोधी पूरी तरह अनजान थे। उसे सक्रिय रूप से आगे बढ़कर पीछे से हमला करने की जरूरत नहीं थी। उसका शुरुआती घमंड पल भर में गायब हो गया। उसने धुएं में घिरी आकृति की ओर देखा, उसकी गहरी अंधेरे जैसी आंखों में टकटकी लगाए, आदर से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। आकृति ने षट कन्नौजिया के सम्मान से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर मानो कुछ याद करते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ी, गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाने जा रहा हूं। एक गुप्त तकनीक? षट कन्नौजिया की शुरुआती निराशा गायब हो गई। आंखें चौड़ी हो गईं और उसने धुएं में घिरी आकृति को घूरते हुए पूछा, कौन सी गुप्त तकनीक? दिव्य कलाएं? वो जानता था कि दिव्य साधक भी दिव्य कलाएं सीख सकते हैं। यह एक दिव्य कला है, लेकिन साधारण नहीं। यह भाग्य चक्र से जुड़ी शक्ति है। धुएं में घिरी आकृति की आवाज धीरे धीरे गंभीर हो गई, मानो वो किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हो। उसने कहा, मैं हर वक्त जाग नहीं सकता और तुम जानलेवा खतरे में पड़ सकते हो। असल में मैं तुम्हें यह गुप्त तकनीक इतनी जल्दी नहीं सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सुरक्षित विकास के लिए इसे सिखाना ही बेहतर है। कृपया मुझे समझाइए गुरुजी। षट कन्नौजिया ने जल्दी से कहा, मैंने तुम्हें जो गुप्त तकनीक सिखाई है वह नवस्वर्ग, पवित्र अग्नि और अतिशीत बर्फ नहीं है, बल्कि तुम्हारी माता के भाग्य चक्र और हिम एवं अग्नि भाग्य चक्रों के विलय से प्राप्त एक अनूठी तकनीक है। आकृति ने रुककर गंभीरता से कहा, दानव देवलोक। दानव देवलोक? षट कन्नौजिया चौंका और हैरानी से पूछा, यह क्या है? जैसा मैंने कहा, प्रत्येक भाग्य चक्र की अपनी एक अनूठी गुप्त तकनीक होती है। तुम्हारी माता के भाग्य चक्र का गुण सर्वव्यापकता है और उसकी गुप्त तकनीक देव सृजन लोक है। आकृति ने विस्तार से समझाया, देव सृजन लोक व्यक्ति की शक्ति की सीमा को तोड़ देता है, जिससे थोड़े ही वक्त में ताकत में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। बेशक इसका वक्त सीमित है और खत्म होने के बाद भारी थकान भी होती है। और तुम्हारी माता का भाग्य चक्र नवस्वर्ग, पवित्र अग्नि और अतिशीत बर्फ के साथ मिलकर एक और भी विलक्षण दानव देवलोक में बदल गया है। इसकी ताकत देव सृजन लोक से कई गुना ज्यादा है। हालांकि दानव देवलोक तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली हिंसक प्रवृत्ति देगा, जो तुम्हारी चेतना को निगल कर तुम्हें एक खूनी योद्धा बना देगा। षट कन्नौजिया की भौहें तन गईं और दिल बैठ गया। बेहोश होना कोई अच्छी बात नहीं थी। जिस दिन तुम्हारे माता पिता मारे गए, गुस्से में आकर तुम अनजाने में दानव देवलोक में प्रवेश कर गए थे। उस वक्त तुमने कोई शारीरिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, तुम एक दिव्य साधक भी नहीं थे। फिर भी तुमने एक प्रथम स्तर के महायोगी, एक प्रथम स्तर के अलौकिक प्राणी और सैनिकों के दस्ते को सहजता से मार डाला था। आकृति ने गंभीरता से कहा, लेकिन उस वक्त तुम पूरी तरह बेहोश हो गए थे। अब मैं तुम्हें दानव देवलोक में धीरे धीरे महारत हासिल करना सिखाऊंगा, ताकि तुम अपनी चेतना बचाते हुए इसका इस्तेमाल कर सको। यह सुनकर षट कन्नौजिया चौंका। दानव देवलोक का इस्तेमाल करते हुए चेतना बचाए रखना उसे खुशी से भर देता था, लेकिन वो जानता था कि इसे सीखना बेहद मुश्किल होगा। उसने गहरी सांस ली,
हाथ जोड़कर कहा। यह विद्यार्थी अपना पूरा प्रयास करेगा। आकृति संतुष्ट होकर मुस्कुराई और बोली, घमंडी या अधीर नहीं, एक होनहार छात्र। फिर शट कन्नौजिया के चारों ओर का काला धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके शरीर पर केंद्रित हो गया। शट कन्नौजिया ने इस अजीब दृश्य से बचने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि यह धुएं में घिरी आकृति का ही काम है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, आकृति ने कहा। दानव देवलोक को नियंत्रित करने में सबसे जरूरी बात है अपनी चेतना सागर पर पूरा नियंत्रण रखना। और मैं तुम्हारी चेतना सागर में हूं, जहां मैं इसे मजबूत करने और इसके तथा तुम्हारे शरीर के बीच संबंध को पक्का करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। दानव देवलोक को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, काला धुआं शट कन्नौजिया के शरीर को छू गया। उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके उलट उसे अजीब सा आराम महसूस हो रहा था। बस इतना ही? शट कन्नौजिया थोड़ा संशय में था। यह पिछले शारीरिक प्रशिक्षण से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल नहीं, आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वो शट कन्नौजिया के मन की बात सुन रहा हो। यह तो बस तुम्हारे शरीर और चेतना सागर के बीच संचार को मजबूत कर रहा है। असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। परीक्षा? शट कन्नौजिया चौंका और बोला, कृपया मुझे समझाइए। गुरुजी, जैसा मैंने कहा, दानव देवलोक अपार हिंसक ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो तुम्हारी चेतना को भस्म कर देगी। इसलिए तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम हर हाल में शांत रहो, आकृति ने कहा। होश में रहना है? शट कन्नौजिया ने थोड़ी उलझन में पूछा। मैं इसके लिए कैसे अभ्यास करूं? यह आसान है। आकृति ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और तुरंत उनके बीच एक दृश्य बना दिया। यह सनातन नदी किनारे का दृश्य था, जहां उसके माता पिता का पीछा किया जा रहा था। तुषार भेड़िए तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, जबकि घोड़े पर सवार परिवार बेतहाशा आगे भाग रहा था। यह देखकर शट कन्नौजिया की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसी पल उसकी पुतलियां पल भर में सफेद से लाल हो गईं और एक भयानक आभा धीरे धीरे फैल गई, जिससे पूरा काला क्षेत्र खूनी गहरे लाल रंग में बदल गया। अपने गुस्से पर काबू रखो, आकृति ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उसकी भारी आवाज उसके मन में घंटी की तरह गूंज उठी। उसी पल शट कन्नौजिया का शरीर कौंप उठा और चेहरा जम गया। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को याद रखो। याद रखो कि तुम दानव देवलोक में कैसे आए, लेकिन अपनी भावनाओं पर भी काबू रखो। हत्या की प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आकृति ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज नदी की तरह उसके मन में बही और तुरंत शट कन्नौजिया के विचारों को वापस खींच लिया। जब तक तुम्हें दानव देवलोक में प्रवेश करने का तरीका याद है और तुम अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हो, तब तक तुम दानव देवलोक पर महारत हासिल कर सकते हो, आकृति ने आगे कहा। यह सरल है, फिर भी कठिन है। यहां मैं तुम्हें होश में लाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जब तुम फिर से यहां आओगे, मैं तुम्हें परीक्षाओं में मदद करूंगा। तुम्हारी सफलता तुम पर निर्भर करती है। इतना कहकर काला धुआं धीरे धीरे छंट गया और आकृति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। चेतना के विशाल सागर में केवल शट कन्नौजिया ही रह गया, काले धुएं से घिरा हुआ। उसकी पुतलियां दर्द से चमक रही थीं, क्योंकि वो बार बार अपने माता पिता की हत्या का दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा पीड़ा और गुस्से से विकृत था। 5 घंटे बाद रात ढल चुकी थी और ऊपर का आकाश गहरा काला था। चांदनी मंद थी, जो टहनियों से छनकर गुफा में हल्की सी चमक बिखेर रही थी। इस समय पालथी मारकर बैठी रीना ने अचानक आंखें खोली। उनमें प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। धीरे से सांस छोड़ते हुए रीना ने महसूस किया कि उसकी दिव्य ऊर्जा लगभग 7.080% तक वापस आ गई है और पूरा शरीर ताकत से भर गया है। उसने सिर घुमाकर शट कन्नौजिया की ओर देखा, जो थोड़ी ही दूर मिट्टी की दीवार के सहारे सो रहा था। उसने एक पल सोचा, फिर उठी और उसकी ओर चल दी। शट कन्नौजिया, उठो, अब हम जा सकते हैं, रीना ने शट कन्नौजिया की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए वो उसके बगल में बैठ गई। जब उसने शट कन्नौजिया का पसीने से तर और पीला चेहरा देखा तो वह चौंक गई और जल्दी से उसे हिलाया। उसकी आवाज में घबराहट थी और वो चिल्लाई, शट कन्नौजिया, उठो, शट कन्नौजिया। उसे नहीं पता था कि पिछले 5 घंटों में शट कन्नौजिया ने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने 300 बार मरते हुए देखा था। यह एक दर्दनाक, कष्टदायक और असहाय प्रक्रिया थी। हालांकि शट कन्नौजिया जानता था कि उसके सामने सब कुछ समय में ठहर गया है और कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर भी हर बार जब वो उस दृश्य को याद करता, उसका दिल दुखता था। 10वीं बार तक उसकी आत्मा पूरी तरह थक चुकी थी। वो बेहद कमजोर हो गया था। तभी धुएं में घिरी आकृति की आवाज उसके मन में गूंजने लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दर्द महसूस करो,
बल्कि अपने दिल में हो रहे बदलावों को महसूस करो। ध्यान से महसूस करो कि तुम्हारा दिल कैसे धड़कता है। इस एहसास को याद रखो ताकि भविष्य में तुम बिना किसी दर्दनाक याद को ताजा किए सीधे दानव देवलोक में प्रवेश कर सको। भला कोई जानता है कि अपने दर्द को ध्यान से महसूस करना कितना कष्टदायक होता है, लेकिन शट कन्नौजिया ने ऐसा किया। उसने अपने दिल के हर बदलाव और धड़कन को महसूस किया, दानव देवलोक में यथासंभव सचेत रहने की कोशिश की। लेकिन फिर भी 5 घंटे तक चली इस यातना ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगर धुएं में घिरी आकृति न होती तो शायद वो बहुत पहले ही बेहोश हो गया होता। शट कन्नौजिया, मुझे डराओ मत, उठो। रीना की आवाज में घबराहट झलक रही थी। उसे लगा कि शट कन्नौजिया की गंभीर चोटों के कारण ही उसकी यह हालत हुई है, और उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर यहां से ले जाने का फैसला किया। जैसे ही रीना उसे उठाने ही वाली थी, अचानक पीछे से एक बहुत ही कमजोर आवाज आई। दीदी रीना। रीना का शरीर तनाव में आ गया और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर शट कन्नौजिया को देखा तो पाया कि उसकी पलकें आधी झुकी हुई थीं और आंखें बेजान थीं। वो मिट्टी की दीवार से टिका हुआ था। तुम जाग गए? रीना बहुत खुश हुई और जल्दी से पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूं। शट कन्नौजिया ने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया और कमजोर आवाज में बोला, मुझे एक भयानक सपना आया। आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। शट कन्नौजिया की बात सुनकर रीना ने उसकी नब्ज जांची और उसे ठीक पाकर राहत की सांस ली। तो थोड़ी देर जागते रहो, आराम करने के बाद हम यहां से चलेंगे। ठीक है। शट कन्नौजिया ने सिर हिलाया, आंखें बंद की और आराम करने के लिए मिट्टी की दीवार से टिक गया। आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे के आराम के बाद शट कन्नौजिया की मानसिक शक्ति काफी हद तक वापस आ गई थी। हालांकि उसे अभी भी कभी कभी चक्कर आ रहे थे, लेकिन पहले की बेहोशी की हालत से काफी बेहतर था। हालांकि रीना ने देखा कि उसका मूड अभी भी कुछ उदास था। क्या सच में उसे कोई भयानक बुरा सपना आया था? शट कन्नौजिया को पर्याप्त आराम करते देख रीना खड़ी हुई और बोली, चलो चलते हैं। क्या तुम खुद चल सकते हो? हाँ। शट कन्नौजिया भी खड़ा हो गया। हालांकि खड़े होने से उसकी पीठ का तेज दर्द बढ़ गया, फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो दीदी रीना। रीना ने शट कन्नौजिया को चिंता से देखा और हिदायत दी, अगर तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें उठा लूंगी। ठीक है। शट कन्नौजिया मुस्कुराया और मना नहीं किया, धीरे से बोला। हालांकि 3 मीटर ऊंचा गड्ढा रीना और शट कन्नौजिया को फंसा नहीं सका। दोनों जल्दी से गड्ढे से बाहर निकल आए और तब तक चांद आसमान में ऊंचा था और तारे जगमगा रहे थे। आकाश में बादल नहीं थे और चांदनी से पूरी गंधमादन पर्वत श्रृंखला जगमगा रही थी। रीना और शट कन्नौजिया ने चारों ओर देखा तो पाया कि वीर प्रताप और बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यह स्वाभाविक था। गंधमादन पर्वत श्रृंखला रात में बहुत खतरनाक थी और उन्हें जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो चलें, रीना ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। चुपचाप चलना ताकि आसपास के अलौकिक प्राणियों को परेशान न करो। ठीक है। शट कन्नौजिया ने सिर हिलाकर सहमति दी। जल्द ही दोनों विद्यालय की ओर चल पड़े। शिकारी दल की नेता होने के नाते रीना को गंधमादन पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके की वर्षों से अच्छी तरह से जानकारी थी और रास्ते में उन्हें एक भी अलौकिक प्राणी नहीं मिला। जिन कुछ जंगली जानवरों का सामना हुआ उन सभी को रीना ने मार डाला। हालांकि गंधमादन पर्वत श्रृंखला विशाल थी और जब तक दोनों विद्यालय लौटे तब तक भोर हो चुकी थी। इस समय आकाश में हल्की रोशनी होने लगी थी और विद्यालय में लोग इधर उधर घूमने लगे थे। दोनों जल्दी से शिकारी दल की लकड़ी की झोपड़ी में पहुंच गए। नहाने के बाद शट कन्नौजिया तरोताजा लग रहा था। इस समय उसकी पीठ पर खून से लथपथ घाव पर पपड़ी जमने लगी थी। रीना पहले तो इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की अद्भुत उपचार गति देखकर हैरान रह गई और फिर शट कन्नौजिया के लिए नए कपड़े निकाले। शट कन्नौजिया को कपड़े पहनते देख रीना ने कहा, तुम्हें पहले वापस जाकर आराम कर लेना चाहिए। तुम कल बहुत थके हुए थे। वीर प्रताप की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शट कन्नौजिया ने कपड़े पहने, रीना की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है। इतना कहकर शट कन्नौजिया मुड़ा और जाने की तैयारी में दरवाजे की तरफ चल पड़ा। धन्यवाद। अचानक पीछे से एक आवाज आई। शट कन्नौजिया चौंका और रीना की तरफ मुड़ा। रीना का आकर्षक और घमंडी चेहरा अब शांत था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, क्रिस्टल कोर पाने में मेरी मदद करने और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। शट कन्नौजिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो उचित ही है। फिर वो मुड़ा और चला गया। रीना ने दरवाजा बंद होते देखा। उसकी आंखें थोड़ी झपकती रहीं। उसने गहरी सांस ली लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। 7 दिन बाद